डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र, जातियां और घटनाएं बनावटी हैं। यदि ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। वार्निंग, इस कहानी को ज़्यादा सुनने से आपको इसकी लत लग सकती है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर और ध्यान से सुनें। क्या आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स जल्दी देखना चाहते हैं? तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर सकें। अध्याय 276, साधारण मनुष्यों को मार्ग की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगले दिन पिछले दिनों की तरह ही अर्जुन जब क्लिनिक पहुंचा तो बाहर मरीजों की एक लंबी कतार लगी थी। लोग अर्जुन को देखते ही आत्मीयता से अभिवादन करने लगे। डॉक्टर साहब, क्या आपने नाश्ता कर लिया? डॉक्टर साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इन आवाज़ों को सुनकर अर्जुन का मन भर आया। अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ देखने के बाद भी मरीजों की यह निस्वार्थ चिंता उसे भावुक कर गई। उसी समय डॉक्टर शेखा के नेतृत्व में दिल्ली के विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल क्लिनिक पहुंचा। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, कतार में खड़े एक व्यक्ति ने टोका, अरे भाई, क्या बात है, लाइन में क्यों नहीं लगते? बाहर व्यवस्था संभाल रहे रक्षित और नंबर 3 ने तुरंत सिर उठाकर देखा। रक्षित ने कड़क कर पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? शेखा ने झेपते हुए कहा, नमस्ते, मैं फर्स्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्जुन की असिस्टेंट रही हूँ। ये दिल्ली से आए विशेषज्ञ हैं जो आज डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। दिल्ली के विशेषज्ञ? रुकिए। रक्षित ने अंदर जाकर अर्जुन से अनुमति ली और फिर बाहर आकर कहा, अंदर जा सकते हैं, पर शांति बनाए रखिएगा। मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के कुछ विशेषज्ञों के चेहरे उतर गए। पेजल कान ने फुसफुसाते हुए कहा, बड़ा रौब झाड़ रहा है। नंबर 3 ने उसे सुना और ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये रौब नहीं, व्यवस्था है, ताकि आप जैसे लोग अचानक घुसकर दूसरों के इलाज में बाधा न डालें। पेजल कान चिढ़ गया, एक ही थाली के चटे बटे हैं सब। बाकी विशेषज्ञों को अर्जुन का ये तरीका सही लगा। छोटा क्लिनिक होने के बावजूद वहां बड़े अस्पतालों जैसी अनुशासनबद्ध व्यवस्था थी। अंदर पहुंचने पर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, बैठने की जगह तक नहीं है, क्या हमें इतनी भी इज्जत नहीं मिलेगी? अर्जुन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, नहीं, सीटें मरीजों के लिए हैं, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी मैंने आपको बुलाया नहीं था। उसके हाथ बिजली की गति से मरीज के शरीर पर स्वर्ण सुई लगा रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत सुकून मिल रहा है, शरीर में एक गर्माहट महसूस हो रही है, मरीज अचानक बोल पड़ा। अर्जुन ने सुइयों को निकालने के बाद एक पर्चा लिखा और उसे काउंटर की ओर भेज दिया। जब मरीज ने पैसे दिए तो वह हैरान रह गया। सिर्फ 48 रुपये। मैडम, आपने शायद हिसाब में गलती की है। यति ने मुस्कुराकर कहा, हिसाब सही है भाई, अगर इन 2 जड़ी बूटियों की कीमत थोड़ी ज्यादा न होती तो ये बिल 10 रुपये से भी कम होता। मरीज की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर अर्जुन को प्रणाम किया, डॉक्टर साहब, आप साक्षात देवता हैं। अर्जुन ने हाथ हिलाया, अगला। दिल्ली के अध्यक्ष शेख वंशन ये देखकर गदगद हो गए। चिकित्सक का असली धर्म यही है, देश और जनता की सेवा। तभी अर्जुन ने एक मरीज के चीसागर बिंदु पर सुई चुभाई। एक विशेषज्ञ चिल्लाया, अद्भुत, सुई आर पार जाकर चेतना जगा रही है। अर्जुन ने उसे एक नज़र देखा, तुम थोड़ी समझ रखते हो। वह विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष थे। वे आयुर्वेद की लुप्त हो चुकी तकनीकों के साधक थे। अर्जुन को साक्षात वह तकनीक करते देख वे रोमांचित हो उठे। महज हाथ की सफाई और कुछ नहीं। तभी एक एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर आर्यन ने ताना मारा। वह कल के लेक्चर में नहीं था और उसे आयुर्वेद पर कभी भरोसा नहीं रहा। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर हर्ष ने उसे डांटा, पर आर्यन ने उसे अनसुना कर दिया। अर्जुन ने शांति से कहा, साधारण मनुष्यों को मार्ग की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आर्यन का चेहरा लाल हो गया, तुम किसे साधारण कह रहे हो? अगर यहाँ रुकना पसंद नहीं तो आप जा सकते हैं। मैंने जबरदस्ती नहीं की, अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा। अहंकारी, एक खून रोकने वाला पाउडर क्या बना लिया, खुद को भगवान समझने लगे। आर्यन ने उपहास किया। चुप रहो आर्यन, शेख वंशन ने कड़क कर कहा। आर्यन खामोश हो गया, पर उसकी आंखों में नफरत साफ थी। अर्जुन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। महज आधे घंटे में उसने 20 मरीज देख लिए। दिल्ली का दल ये देखकर दंग था। पेजल कान ने भी मन ही मन स्वीकार किया कि इस युवक की काबिलियत असाधारण है। ये सब बस दिखावा है, देखते हैं कितनी देर यह रफ्तार बनी रहती है। आर्यन ने फिर फुसफुसाया। शिखा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोल पड़ी, डॉक्टर अर्जुन ने टनल हादसे में अकेले सैकड़ों मरीज देखे थे और एक भी गलत निदान नहीं किया था। आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। तभी अचानक क्लिनिक के बाहर से एक चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई डॉक्टर साहब को बुलाओ, जल्दी। अध्याय 277, इसे तब तक थप्पड़ मारो जब तक ये रो न दे। अर्जुन ने शोर सुनकर सिर उठाया।
रक्षित के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर लादकर अंदर आ रहा था। वह आदमी बदहवास था। उसने हाँफते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए। घबराइए मत, पहले इन्हें कुर्सी पर बिठाए, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। माँ का पेट पहले से ही थोड़ा कमज़ोर था, पर पिछले कुछ दिनों से दर्द की शिकायत कर रही थीं। अभी बाहर लाइन में खड़े खड़े उनकी हालत बिगड़ गई। मुझे लगा हमारा नंबर आने ही वाला है, पर अब उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है। उस आदमी ने माँ को बिठाते हुए तेजी से जानकारी दी। बुजुर्ग महिला का चेहरा पीला पड़ चुका था, माथे पर ठंडा पसीना था और वे दर्द से दोहरी हो रही थीं। अर्जुन खड़ा हुआ और कतार में खड़े बाकी मरीजों की ओर हाथ जोड़कर बोला, आप सब कृपया एक क्षण रुकें। पहले मैं इन माताजी को देख लूँ। मरीजों ने दरियादिली दिखाई। डॉक्टर साहब, पहले माताजी को देखिए। हमें कोई जल्दी नहीं है। अर्जुन ने तुरंत नब्ज थामी। माताजी, क्या हाल ही में आपने कुछ ऐसा खाया जो आप आमतौर पर नहीं खाती? उस आदमी ने याद करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे मालिक के यहाँ समुद्र से नीले केकड़े आए थे। मैंने सोचा माँ ने कभी चखे नहीं, तो मैं थोड़े घर ले आया। उसके बाद से ही ये दर्द शुरू हुआ। अर्जुन मुस्कुराया, कारण मिल गया। माताजी का पेट पिछले 10 साल से शीत की चपेट में है। केकड़ा स्वभाव से बहुत ठंडा होता है। अंदरूनी ठंड और बाहरी ठंड के मिलन से शरीर का संतुलन बिगड़ गया। आपकी नीयत अच्छी थी, पर अनजाने में नुकसान हो गया। खैर, इसका इलाज आसान है। अर्जुन ने रक्षित को इशारा किया कि माताजी के कुर्ते को पीठ की तरफ से थोड़ा उठा दे। उसने बिजली की गति से 3 स्वर्ण सुइयां निकाली और उनकी कमर के निचले हिस्से में चुभा दी। फिर अर्जुन ने अपनी हथेली उनकी पीठ पर रखी। अगले ही पल माताजी को महसूस हुआ कि उनकी रीढ़ से एक सुखद गर्माहट पूरे शरीर में फैल रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, थोड़ा अजीब लग सकता है, पर बुरा मत मानिएगा। जैसे ही अर्जुन का हाथ नीचे की ओर बढ़ा, माताजी के शरीर से एक जोरदार अधोवायु निकली। वह बदबूदार नहीं थी, पर आवाज काफी तेज थी। उसी क्षण माताजी के चेहरे का तनाव गायब हो गया। दर्द चला गया। बेटा, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। अर्जुन ने सुइयां हटाते हुए कहा, मैंने आपके शरीर की अधिकतर ठंडक बाहर निकाल दी है, पर कुछ दिन दवा लेनी होगी। बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गई। शुक्रिया बेटा। बरसों का दर्द आज मिनटों में गायब हो गया। दिल्ली के अध्यक्ष शेख वंशन ये देख दंग रह गए। बिना किसी तामझाम के शरीर की ठंड बाहर निकाल देना अद्भुत कौशल है। यह मरीज की जान के साथ खिलवाड़ है। बिना टेस्ट के सुई चुभा दी। अगर यह अपेंडिक्स होता तो? बगल में खड़े डॉक्टर आर्यन ने जहर उगला। फिर वह उस गरीब आदमी को डांटने लगा, तुम कैसे बेटे हो? माँ को असली अस्पताल ले जाने के बजाय यहाँ ले आए। अगर अपेंडिक्स फट जाता तो? मूर्ख कहीं के। साहब, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सुना था डॉक्टर अर्जुन कम पैसों में देख लेते हैं। वह आदमी रोने लगा। एक अधेड़ उम्र के पुरुष के लिए अपनी माँ के इलाज के पैसे न होना दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। लोग बीमार होने से नहीं, अस्पताल के बिल से डरते हैं। तुम बिल्कुल निकम्मे हो। इस उम्र में भी माँ का इलाज नहीं करा सकते, आर्यन ने तिरस्कार से कहा। आर्यन, अपनी जबान को लगाम दो। शेख वंशन गरज उठे। उस गरीब आदमी ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और जमीन पर सिर पटकने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं काबिल नहीं हूँ। मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने उसे गले लगाया। दोनों की रुलाई देख वहां खड़े हर मरीज की आंखें भर आईं। पर आर्यन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मर्द होकर रो रहा है। कितना घटिया नज़ारा है। पूरे क्लिनिक में सन्नाटा छा गया। अर्जुन मुड़ा। उसका चेहरा अब बर्फ की तरह ठंडा और आंखों में ज्वाला थी। उसने दरवाजे की ओर चिल्लाकर कहा, रक्षित। रक्षित तुरंत अर्जुन के पास आ खड़ा हुआ। इसे बाहर फेंको और इसके चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारो जब तक इसकी आंखों से आंसू न निकल आएं। इसे पता चलना चाहिए कि मर्द कैसे रोता है। अर्जुन की आवाज़ में मौत जैसी खामोशी थी। अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता था कि कोई दिल्ली से आया है या लंदन से। उसके क्लिनिक में मर्यादा का उल्लंघन करने वाले का यही हश्र होना था। बिल्कुल भाई, मैं भी कब से इसी इंतजार में था। रक्षित ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और आर्यन की ओर बढ़ा। डॉक्टर अर्जुन, कृपया रुकिए। इसे माफ कर दीजिए। शेख वंशन बीच में आ गए। उन्हें आर्यन की काबिलियत पर भरोसा था और वे उसे सही रास्ता दिखाना चाहते थे। पर उन्हें क्या पता था कि अर्जुन जिस उसूल पर चलता है, वहाँ माफ़ी की गुंजाइश तभी होती है जब पश्चाताप सच्चा हो। अध्याय 278। मेरी आंखों में सिर्फ मरीज होते हैं। शेख वंशन को बोलते देख रक्षित एक पल के लिए रुका। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? अर्जुन ने रक्षित की ओर एक सर्द नज़र डाली। जी भाई। रक्षित ने सम्मान से सिर झुकाया। उसने आर्यन की चीख पुकार को अनसुना करते हुए उसे किसी छोटे चूजे की तरह उठाया और क्लिनिक के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने शेख वंशन की ओर रुख किया और ठंडी आवाज में कहा, मुझसे यह मत कहिए कि युवाओं को तराशने की ज़रूरत है। इंसान की फितरत पैदाइशी होती है। जब मैं मरीज का इलाज कर रहा होता हूं तो मुझे कोई बाधा बर्दाश्त नहीं। मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा।
मैं एक वैद्य हूँ और मेरी आंखों में केवल मरीज होते हैं। अगर आप चिकित्सा पर चर्चा करने आए हैं तो आपका स्वागत है, पर मेरे काम के बीच में खलल मत डालिए, वरना आप जा सकते हैं। शेख वंशन शर्मिंदा होकर खड़े रह गए। दिल्ली आयुर्वेद संघ के अध्यक्ष होने के बावजूद अर्जुन उन्हें किसी प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह डांट रहा था। अर्जुन का लहजा भले ही सख्त था, पर उसकी बात इतनी तर्कसंगत थी कि शेख वंशन के पास बचाव के लिए शब्द नहीं थे। आखिरकार उन्होंने ही आर्यन को सर चढ़ाया था। अर्जुन ने झुककर उस गरीब बेटे और उसकी मां को उठाया और पर्चा थमाते हुए कहा, बेटा, पितृभक्ति पैसों से नहीं मापी जाती। तुम्हारी सेवा अनमोल है, खुद को दोषी मत मानो। तुम्हारी मां भी तुमसे नाराज नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। उस आदमी ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और दवा लेने चला गया। अर्जुन ने दवा मुफ्त देने की बात नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि इससे उस आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। एक कहावत है, आपातकाल में मदद करो, गरीबी में नहीं। अर्जुन द्वारा उसे दी गई सीख के विपरीत बाहर से आर्यन की चीखें सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर अर्जुन के यहाँ तमाशा करने की जुर्रत, सजा तो मिलनी ही थी। लाइन में लगे मरीजों ने आर्यन की चीखें सुनकर तालियां बजाईं। डॉक्टर अर्जुन, अब तो बस कीजिए। शेख वंशन ने धीरे से गुहार लगाए। अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली और नंबर 3 को इशारा किया। नंबर 3 बाहर गया और आर्यन की चीखें बंद हो गईं। जब वह अंदर आया तो उसका चेहरा किसी सूजे हुए सूअर के थूथन जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी, पर दर्द इतना कि वह मुंह नहीं खोल पा रहा था। ये सिर्फ एक छोटा सा सबक था, अर्जुन ने कहा। तभी पेजल कान अपनी कुर्सी से उठा। डॉक्टर अर्जुन, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहे हैं? आर्यन दिल्ली संघ का सदस्य है, उसे सजा देने का हक हमें है। आपने सीमा पार की है, कर ली मनमानी, अब तुम क्या कर लोगे? अर्जुन ने शांति से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पेजल कान गुस्से के मारे लगभग बेहोश होने को था। अर्जुन की बात एक ऐसे प्रहार जैसी थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। आखिर वह कर भी क्या सकता था? अर्जुन ने उसे नज़रअंदाज किया और अगले मरीज को देखते हुए कहा, खुद डॉक्टर होकर बीमारियों से घिरे हो और आयुर्वेद के जानकार होकर भी इतना गुस्सा पालते हो। पता नहीं तुम्हें चिकित्सा किसने सिखाई। कहा जाता है कि हकीम खुद का इलाज नहीं करता, पर जो खुद बीमार हो वह दूसरों का क्या खाक इलाज करेगा। पेजल कान दंग रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? आयुर्वेद में दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के तरीके होते हैं। उपाध्यक्ष होकर क्या तुम इतना भी नहीं जानते? अर्जुन ने कटाक्ष किया। क्या तुम चिदर्शन की अवस्था तक पहुंच चुके हो? पेजल कान ने विस्मय से पूछा। किसने कहा कि निदान के लिए उस स्तर तक पहुंचना जरूरी है? अर्जुन ने बेरुखी से कहा और वापस अपने काम में जुट गया। आर्यन के हश्र को देखकर अब किसी भी विशेषज्ञ की हिम्मत नहीं हुई कि वे अर्जुन को टोकें। जब सारे मरीज देख लिए गए तब अर्जुन ने शांति से चाय का घूंट भरा। विशेषज्ञों को तब एहसास हुआ कि जब से वे यहाँ आए हैं उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं पूछी गई। शेख वंशन ने पेजल कान का हाथ पकड़ा और उसे अर्जुन के पास ले आए। डॉक्टर अर्जुन, क्या आप पुराने पेजल जी की बीमारी को देख सकते हैं? अगले ही पल अर्जुन ने बैठने का इशारा किया। अर्जुन, क्लिनिक में जो भी बीमार है वह सिर्फ एक मरीज है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अर्जुन ने कहा। पेजल कान ने मेज पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अर्जुन ने बिजली की गति से उसकी ऊपरी देह से वस्त्र हटवाए और स्वर्ण सुइयों का जाल बिछा दिया। वहां मौजूद डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। शेख वंशन तो हक्के बक्के रह गए। उस चंद लम्हों में उन्होंने सुइयों के संचालन की ऐसी 7-8 तकनीकें देखी जो लुप्त मानी जाती थीं। आप सब में सबसे काबिल कौन है? अर्जुन ने अचानक पूछा। सबकी नज़रें शेख वंशन पर टिकीं। वे खड़े हुए और बोले, अर्जुन भाई, मैं थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ। हालांकि अब उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। क्या तुम्हें मानव शरीर के मर्म बिंदुओं और असाधारण नाड़ियों की पूरी समझ है? मैं थोड़ा मंदबुद्धि हूँ, शायद 50% समझ पाया हूँ, वंशन ने विनम्रता से कहा, पर मन ही मन उन्हें गर्व था कि उन्होंने इतना भी हासिल किया। क्या औषधि विज्ञान पर पकड़ है? अर्जुन के हाथ अब भी पेजल कान के शरीर पर चल रहे थे। 60%, वंशन ने जवाब दिया, पर अर्जुन के सर चेहरे को देख उन्हें अपने पुराने गुरु के सामने होने जैसा डर महसूस होने लगा। एक्यूपंक्चर में 9 प्रमुख, 36 मध्यम और 108 लघु तकनीकें होती हैं। तुम कितनी जानते हो? अर्जुन ने अंतिम सवाल दागा। शेख वंशन ने शर्म से सिर झुका लिया और दबी आवाज में बोले, 10% से भी कम। अध्याय 279। एक लहर शांत हुई तो दूसरी उठी। अगर तुमने झूठ नहीं बोला है तो तुम उस अनाड़ी सुनील से थोड़े बेहतर हो, अर्जुन ने बेरुखी से कहा। यह सुनकर शेख वंशन का दिल बैठ गया। सुनील औषधि घाटी का उत्तराधिकारी था जिसे दुनिया पूछती थी, और अर्जुन उसे अनाड़ी कह रहा था। और वंशन खुद, वह उससे बस थोड़ा बेहतर था। तो फिर उसकी बिसात ही क्या थी? तभी तो पतन हुआ। आह! अर्जुन ने एक ठंडी सांस भरी। उसके स्वर में एक अजीब सी निराशा थी। महोदय,
क्या मैं पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? शेख वंशन ने सावधानी से पूछा। जब आपने कहा पूरी समझ, तो क्या आपने आयुर्वेद के समस्त रहस्यों को समझ लिया है? वंशन के मन में थोड़ी तड़प भी थी। अर्जुन इतना युवा था, वंशन को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी कम उम्र में सिद्धांतों की उतनी गहरी समझ रख सकता है जितनी उसे खुद जीवन भर की तपस्या के बाद मिली थी। शिखा ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। टनल हादसे के बाद से ही उसे यकीन था कि अर्जुन दुनिया का सबसे महान डॉक्टर है। उसने देखा कि कैसे दिल्ली के ये दिग्गज अर्जुन के सामने किसी स्कूली बच्चे की तरह खड़े थे। यति ने रक्षित को कोहनी मारी और फुसफुसाई, देखो अब ये फिर से अपना जलवा दिखाने वाले हैं। सुप्रिया भी अर्जुन को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, जिसे देखकर अमू चिढ़कर अर्जुन को घूर रहा था। यति ने मन ही मन सोचा, क्या सिर्फ मैं ही हूं जिसने इस आदमी का असली चेहरा देखा है? शेख वंशन की उम्मीद भरी नजरों के बीच अर्जुन ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, अगर मैं नहीं जानता तो तुमसे पूछता ही क्यों? वंशन के मुंह से चीख निकल गई। आयुर्वेद इतना विशाल और गहरा है कि उसने अपनी पूरी उम्र इसके किनारे पर बिता दी थी। अर्जुन सब कुछ कैसे जान सकता था? यह अविश्वसनीय था। डॉक्टर अर्जुन, आयुर्वेद का पतन दरअसल समय के साथ न चल पाने की विफलता है, किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं। तभी एक मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने बीच में दखल दिया। वह वंशन का मान रखने की कोशिश कर रहा था, पर असल में वह ये कह रहा था कि तकनीक ने आयुर्वेद को पीछे छोड़ दिया है। चिकित्सा में कोई ऊंच नीच नहीं होती, जो बीमारी ठीक कर दे वही श्रेष्ठ है। अर्जुन ने उस डॉक्टर की आंखों में झांका। पर एक भारतीय होने के नाते मुझे समझ नहीं आता कि आप तकनीक पर इतना मोहित क्यों हैं। आयुर्वेद का इतिहास 5000 साल पुराना है, जो धन्वंतरी और चरक से शुरू होता है। तकनीक तो महज 100 साल पुरानी है। उन खाली 4000 सालों में क्या इंसान बिना तकनीक के नहीं बचता था? मैं यह नहीं कह रहा कि तकनीक बुरी है, पर मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें अपने पूर्वजों की विरासत की कड़ियां नहीं तोड़नी चाहिए। पर आपने अभी कहा। उस डॉक्टर ने फिर कुछ बोलना चाहा। अर्जुन ने उसे मौका नहीं दिया। पेजल कान के शरीर से अंतिम सुई निकालते हुए उसने कहा, मुझसे बहस मत करो, मैं मूर्खों से बहस नहीं करता। तुम मेरी बात का मर्म ही नहीं पकड़ पा रहे हो। वह डॉक्टर गुस्से से तमतमा उठा। शेख वंशन ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, अर्जुन भाई, आपकी कला ने मुझे नतमस्तक कर दिया है। आज हमारा यहाँ आना वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। अगर ऐसा है तो मैं आप सबको और नहीं रोकूंगा, पर एक बात कहना चाहता हूँ। अर्जुन ने सबको गौर से देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, एक डॉक्टर के रूप में मैं आपसे अधिक ईमानदारी और कम औपचारिकता की उम्मीद करता हूँ। चाहे वह आयुर्वेद हो या एलोपैथी, अंततः इसका मकसद सिर्फ जीवन बचाना है। ये सुनकर सब सोच में पड़ गए और एक एक करके विदा लेने लगे। सिर्फ शेख वंशन पीछे रुक गए। अर्जुन भाई, शास्त्रों में कहा गया है कि जो सिद्ध है वही गुरु है, वंशन ने गंभीरता से कहा। अर्जुन थोड़ा सतर्क हो गया, कहीं ये बूढ़ा उसका शिष्य बनने की विनती तो नहीं करने वाला। वंशन ने आगे कहा, मेरी चिकित्सा कला आपसे कम है, पर एक बड़े के नाते सलाह देना चाहता हूँ। युवाओं को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। जंगल में जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, हवाएं सबसे पहले उसे ही तोड़ती हैं। अर्जुन जानता था कि वंशन की नीयत साफ है। शुक्रिया, मैं इस उसूल को समझता हूँ, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। असल में वह इसलिए सख्त था क्योंकि ये विशेषज्ञ मरीजों के सामने अपनी गरिमा बनाए रखने में इतने व्यस्त थे कि वे इलाज की मूल भावना भूल रहे थे। वंशन मुस्कुराकर चले गए। अर्जुन ने शिखा को रोककर कहा, वापस जाकर मुकुंद से कह देना कि भविष्य में ऐसे विशेषज्ञों को मेरे पास न भेजें। शिखा ने मुस्कुराते हुए विदा ली। अर्जुन पानी पीने के लिए मुड़ा तो देखा यति ठीक उसके पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। डरा दिया तुमने? सच बताओ, यति ने गंभीर होकर पूछा। क्या फर्स्ट हॉस्पिटल में तुम्हारी कोई गुप्त प्रेमिका है? अर्जुन ने आंखें घुमाई। तुम्हें आयुर्वेद नहीं, फिल्मों का निर्देशन पढ़ना चाहिए था। बस मुझे पकड़े जाने का इंतजार है। मैं अंजलि दीदी की तरफ से तुम पर नजर रख रही हूँ। जाओ खाना बनाओ। अर्जुन अपनी शाही कुर्सी पर लेट गया। उधर अंजलि के ऑफिस में एक नया तूफान खड़ा हो रहा था। एक युवक अंजलि को बड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था। नमस्ते प्रेसिडेंट अंजलि, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम आकाश है। मैं आपसे एक व्यापारिक सौदे के बारे में बात करना चाहता हूँ। पुराने कड़वे अनुभवों को याद कर अंजलि ने माथा सिकोड़ा और पूछा, अध्याय 280, दुर्घटना या साजिश। अंजलि को एक बार किसी सलाहकार ने कहा था कि व्यापार की दुनिया में असली खतरा पूंजी के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि उन लोगों से आता है जो खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं। वे अपनी ताकत के दम पर दूसरों की मेहनत की फसल को बिना किसी प्रयास के काटना चाहते हैं। इसे अगर सभ्य लूट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक वैसा ही जैसा पिछले दिनों दिल्ली के उस चैन परिवार ने करने की कोशिश की थी। आकाश ने अपने सामने बैठी अंजलि की खूबसूरती को निहारा, अपने मन को स्थिर किया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं अंजलि कंपनी के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूँ।
मैंने जांच की है कि भले ही आप विशाल ग्रुप की सहायक कंपनी हैं, पर यहाँ आपका पूरा नियंत्रण है। आपके अब तक के 300 मिलियन के निवेश और प्रोडक्ट की सफलता को देखते हुए कंपनी की मार्केट वैल्यू अब लगभग 500 मिलियन है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है, आपकी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए मैं आपको 200 मिलियन रुपये का निवेश ऑफर कर रहा हूं, जिसके बदले मुझे कंपनी के 50% शेयर्स चाहिए। इसके अलावा भविष्य में अगर आप दिल्ली या पूरे देश के बाजार में अपनी जगह बनाना चाहती हैं, तो आकाश परिवार आपके लिए सारे रास्ते साफ कर सकता है। अंजलि यह सुनकर अविश्वास से हंस पड़ी। 200 मिलियन में आधी कंपनी, ये निवेश नहीं, डकैती थी। उसने शांति से कहा, मिस्टर आकाश, हमारी कंपनी के पास पर्याप्त फंड है और हमें फिलहाल किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आपको बाजार के बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहिए। अंजलि, कंपनी का सालाना टर्नओवर ही इतना है कि आपका ऑफ मजाक लग रहा है। क्या आप सच में निवेश करना चाहते हैं या बस एक सभ्य लुटेरे की तरह अपना मुखौटा पहने हुए हैं? अंजलि ऊपर से शांत थी, पर अंदर से थोड़ी डरी हुई थी। उसे पुराने कड़वे अनुभव याद आ रहे थे, पर अर्जुन का ख्याल आते ही उसका दिल स्थिर हो गया। अर्जुन ने वादा किया था कि वह उसे कभी आंच नहीं आने देगा और उसे अपने मर्द पर पूरा भरोसा था। आकाश का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वाराणसी जैसी छोटी जगह की यह औरत उसे इतनी बेबाकी से मना कर देगी। प्रेसिडेंट अंजलि, क्या आपने सच में इसके परिणामों के बारे में सोच लिया है? अंजलि ने कड़े लहजे में दोहराया, मैंने कहा ना, हमें निवेश नहीं चाहिए। मिस्टर आकाश, क्या अब आपको साफ सुनाई दिया? अंजलि अब अर्जुन की उस बात को समझ रही थी। इस दुनिया में कुछ चीज़ों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कदम पीछे हटने का मतलब है कि दूसरे आपको कमज़ोर समझेंगे और आपको तब तक पीछे धकेलते रहेंगे जब तक खड़ा होने की जगह न बचे। आकाश खड़ा हो गया और उपहास भरी हंसी के साथ बोला, ठीक है, उम्मीद है कि आपको पछतावा नहीं होगा। आप जैसी बेहद खूबसूरत महिला के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बड़े दुख की बात होगी। आकाश मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे बताया गया था कि अंजलि के पीछे एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसने पहले भी कई लोगों को धूल चटाई थी। पर आकाश को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि दिल्ली के रसूख के सामने वाराणसी का कोई डॉक्टर क्या कर लेगा। उसके लिए अंजलि और अर्जुन महज चींटियां थे जिन्हें वह जब चाहे कुचल सकता था। शाम को छुट्टी के समय अर्जुन हमेशा की तरह अंजलि को लेने ऑफिस पहुंचा। अंजलि का उतरा हुआ चेहरा देख उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? पहले गाड़ी में बैठो, अंजलि ने बेरुखी से कहा। अर्जुन ने सोचा शायद काम का बोझ ज्यादा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थक गई हो? घर चलो, मैं तुम्हें मसाज दूंगा। अंजलि ने अर्जुन की शरारत देख मुंह फुलाया। कुछ लोग खुद को इतना खुशनसीब क्यों समझते हैं? पर अर्जुन को देखते ही उसका बोझ हल्का हो गया। वह उसका सहारा था। आज दिल्ली से आकाश परिवार का कोई आकाश आया था। वह भी पुराने दुश्मनों की तरह कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। अंजलि ने अपनी सैंडल उतारकर पैर सीट पर सिकोड़ते हुए कहा। अर्जुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसे अंदाजा था कि दिव्य चूर्ण की खबर फैलते ही शिकारी करीब आएंगे। पूरी बात बताओ, उसने शांत स्वर में कहा, पर उसके अंदर ज्वाला सुलग रही थी। वह 200 मिलियन के बदले आधी कंपनी मांग रहा था और धमकी देकर गया है। अंजलि अभी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार एसयूवी किनारे से निकली और सीधे अर्जुन की लाल रंग की गाड़ी की ओर मुड़ी। एक जोरदार टक्कर हुई। अध्याय 281, रक्त का बदला। वह भीषण टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्जुन की लाल झंडा गाड़ी हवा में उछलकर दूसरी ओर जा गिरी। ये सब पलक झपकते ही घटित हुआ। अर्जुन ने बिजली की गति से अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती से सटाकर सुरक्षित घेरे में ले लिया। एक सेकंड बाद वे गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल चुके थे। उनकी गाड़ी सीधे सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई थी। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका था। वह अब कबाड़ बन गई थी। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने चिंता से अंजलि से पूछा। अंजलि का शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसने उस मलबे में बदली गाड़ी को देखा और कातर स्वर में बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने अपनी नष्ट हुई गाड़ी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह ज्वाला थी जो सब कुछ भस्म कर सकती थी। यह अंजलि की जान लेने की साफ कोशिश थी। कितनी क्रूरता! तभी उसकी नज़र उस एसयूवी के ड्राइवर पर पड़ी जो गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल अर्जुन उस आदमी के सामने था और उसने उसका गला एक हाथ से दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। अर्जुन की आवाज़ पाताल की गहराई से आती हुई सी प्रतीत हो रही थी। किसने कहा था ये करने को? वह आदमी अर्जुन की पकड़ में छटपटा रहा था, पर खामोश रहा। कितना वफादार कुत्ता है! अर्जुन ने उपहास किया। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ यह उसी आकाश का काम है ना? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन की ओर एक चुनौती भरी मुस्कान से देखता रहा। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि दुर्घटना न हो जाए, इसका ख्याल रखना। ऑफिस से निकलते ही हमला। ये लोग कानून को ठेंगे पर रखते हैं। अंजलि ने गुस्से में कहा। बहुत अच्छे,
बहुत हिम्मत है तुम लोगों में। अर्जुन ने उस आदमी की आंखों में झांका, तो फिर अब तुम्हारी मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं बची। अर्जुन ने अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया और उस आदमी को हवा में उछाल दिया। उसका शरीर एक चाप बनाता हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से चीख निकलने से पहले ही वह जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसकी हड्डियां चूर हो गईं। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन निकाला। नंबर 3, अपने भाइयों को तैयार करो, आज कत्लेआम होगा। जिस चीज की कमी हो रक्षित से मांग लेना। जी भाई, नंबर 3 ने तुरंत जवाब दिया। उसने एक कागज पर कुछ सामानों की लिस्ट लिखी और रक्षित को थमा दी। ये सब मुझे अभी चाहिए। रक्षित ने लिस्ट देखी और उसके होश उड़ गए। क्या तुम्हें बैंक लूटना है? ये सब मिलिट्री हथियार क्यों चाहिए? अर्जुन भाई ने कहा है, हत्या के लिए तैयार रहो, नंबर 3 ने सपाट आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई थी। 1 घंटे के भीतर नंबर 3 और उसके साथी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने अर्जुन और अंजलि को एक सुरक्षित वैन में बिठाया। भले ही अर्जुन की अपनी ताकत किसी भी हमले के लिए काफ़ी थी, पर नंबर 3 की पेशेवर आदतें उसे अर्जुन और अंजलि को वीआईपी सुरक्षा देने पर मजबूर कर रही थीं। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन ने कहा, अंजलि, नंबर 3 को 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र करो और आज से तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा इनका है। हर महीने इन्हें 10 लाख दिए जाएंगे। जैसे ही वे अपने विला पहुंचे, अर्जुन का फ़ोन बजा। महापौर का कॉल था। डॉक्टर अर्जुन, क्या आप ठीक हैं? महापौर की आवाज़ में घबराहट थी। किस्मत अच्छी है कि मुझे मारना आसान नहीं है, पर जिसने कोशिश की है उसकी उम्र अब बहुत कम बची है। अर्जुन ने ठंडी आवाज़ में कहा। अर्जुन भाई, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं दिल्ली के आकाश परिवार से बात करूंगा। आप कोई गलत कदम मत उठाए। मैं जानता हूं आप असाधारण हैं, पर कानून से ऊपर कोई नहीं है। महापौर गिड़गिड़ा रहे थे। गलत कदम? वे मेरे घर तक आकर हमला कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं शांत रहूं। अगर मुझे रोकना चाहते हो तो कोशिश कर लो। देखो कि जब अर्जुन मारने पर उतारू होता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक पाती है या नहीं। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। वे लोग सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली अराजकता क्या होती है। अर्जुन ने फोन काट दिया। उसने अंजलि की ओर देखा, जो अभी भी डरी हुई थी। क्या तुम डरी हुई हो? जब तक तुम साथ हो मुझे डर नहीं लगता, अंजलि ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रक्षित बाहर खड़ा था, उसके साथ कुछ भारी बक्से थे। नंबर 4 और 11 ने मुस्तैदी से दरवाज़ा खोला। बक्सों में वे हथियार थे जिनकी मांग नंबर 3 ने की थी। वाराणसी की इस रात में अब शांति नहीं, गोलियों और चीखों का शोर होने वाला था। अर्जुन का धैर्य जवाब दे चुका था और अब दिल्ली के उस अमीरजादे को अपनी गलती की कीमत अपनी जान से चुकानी थी। अध्याय 282, जिसका हाथ आगे बढ़ेगा वह काट दिया जाएगा। रक्षित के साथ उसके दादा वैद्यराज वंशराज भी विला पहुंचे। उनके पीछे उनके परिवार के चुने हुए लड़ाके थे। वंशराज की गोद में नन्ही गुड्डू बैठी थी, जो उनकी दाढ़ी से खेलते हुए खिलखिला रही थी। गुड्डू को देखकर अर्जुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। गुस्से के पागलपन में वह अपनी बेटी के बारे में भूल ही गया था। शुक्र है कि वंशराज ने समझदारी दिखाई और उसे पहले ही सुरक्षित ले आए। पापा, मम्मी। गुड्डू अंजलि की गोद में उछलकर पहुंच गई। अंजलि ने उसे चूम लिया। बेटा, पापा को कुछ जरूरी काम है, चलो हम ऊपर चलते हैं। अंजलि और गुड्डू के ऊपर जाते ही अर्जुन का चेहरा फिर से पत्थर जैसा सख्त हो गया। वंशराज ने पूछा, भाई मामला क्या है? दिल्ली का आकाश परिवार अंजलि कंपनी के शेयर्स चाहता है। उन्होंने अंजलि पर जानलेवा हमला किया। अगर मैं वहां न होता तो आज अनर्थ हो जाता। अर्जुन की आवाज़ बर्फीली थी। वंशराज गरज उठे, उन कमीनों की यह मजाल। भाई, ये मेरे परिवार के सबसे जानबाज सिपाही हैं। ये अब यहीं रहेंगे। रक्षित ने काले रंग के बड़े बैग खोले जिनमें आधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण थे। नंबर 3 ने अपनी टीम को हथियार चेक करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने उन हथियारों को देखा और नंबर 3 की ओर सिर हिलाया। उसे पता था कि अब बात केवल दवाइयों से नहीं बनेगी। नंबर 3, विला की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। रक्षित यहीं रहेगा, अर्जुन ने आदेश दिया। फिर उसने वंशराज की ओर देखा। बाकी लोग मेरे साथ चलो, हमें आकाश को ढूंढना है। पर वंशराज ने उसे रोक दिया। भाई, ऐसे छोटे कामों के लिए आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। रक्षित और नंबर 3 यहाँ रुकेंगे, बाकी मेरे लड़के मेरे साथ आएं। और वंशराज शेर की तरह दहाड़ते हुए बाहर निकल गए। ऊपर सीढ़ियों से अंजलि यह सब देख रही थी। उसे अर्जुन का कोमल स्वभाव पसंद था, पर आज उसे महसूस हुआ कि उसके पति में वह दबदबा लौट आया है जिसकी एक औरत को अपने रक्षक में तलाश होती है। कोमलता प्यार जगाती है, पर अधिकार और प्रभुत्व एक औरत को पूरी तरह समर्पित होने पर मजबूर कर देता है। वाराणसी के एक आलीशान होटल के कमरे में आकाश 2 लड़कियों को बाहों में लिए ऐश कर रहा था। अचानक कमरे का भारी दरवाज़ा एक ही लात में टूटकर गिर गया। सामने वंशराज खड़े थे। क्या तुम ही आकाश हो? वंशराज ने ठंडी आवाज़ में पूछा। आकाश हक्का बक्का रह गया। हाँ, पर तुम?
वंशराज ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, बड़े हिम्मत वाले हो। मेरे भाई को ललकारा और एक बॉडीगार्ड तक नहीं रखा। वंशराज बिजली की गति से आगे बढ़े और आकाश की गर्दन पर एक वार किया। वह बिना एक शब्द बोले बेहोश हो गया। जब अर्जुन को खबर मिली कि आकाश इतनी आसानी से पकड़ा गया है तो वह ठिठक गया। उसे कुछ अजीब लगा। उसने वंशराज को उसे नदी के किनारे ले जाने को कहा। नदी के किनारे अर्जुन अंधेरी लहरों को देख रहा था। वंशराज पीछे खड़ा था। वंशराज, क्या मैं बहुत दयालु रहा हूँ? मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था, पर क्यों कोई न कोई मुझे उकसाता रहता है? शायद मैं बहुत लो प्रोफाइल रहा हूँ। अब इसे एक नई शुरुआत समझो। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। गाड़ी से महापौर उतरे। उनका चेहरा तनावपूर्ण था। डॉक्टर अर्जुन, मुझे पता है आप नाराज हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप यह मामला शांति से सुलझाएं। आकाश परिवार सिर्फ एक मोहरा है, ये सिर्फ आपको आजमाने के लिए किया गया एक टेस्ट था। महापौर ने समझाया, हो सकता है आज का हमला आकाश ने न करवाया हो, बल्कि पर्दे के पीछे कोई और हो। अर्जुन खामोश रहा। उसे भी यही शक था, पर उसकी आंखों में दया का कोई नामोनिशान नहीं था। पर्दे के पीछे चाहे कोई भी हो, वह मेरे बचने का कारण नहीं बनेगा। अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा, जो मेरा है वह मेरा है। बिना मेरी मर्जी के कोई उसे छू नहीं सकता। जिसने भी हाथ आगे बढ़ाया है, मैं उसका हाथ काट दूंगा। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, मेरे परिवार पर हाथ डालकर। अर्जुन ने महापौर की आंखों में झांका। क्या तुम मुझे रोकने आए हो? महापौर घबरा गए। अर्जुन भाई, अगर आप नहीं रुके तो यह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। क्या तुम उनका संदेश लेकर आए हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो आज से महापौर का परिवार भी मेरा दुश्मन होगा। अध्याय 283, 3 दिन के भीतर वाराणसी छोड़ दो। अर्जुन ने आकाश के पेट पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी आंखें खुल गईं और मुंह से चीख निकल गई। जब होश में आ ही गए हो तो नाटक बंद करो। अब महापौर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। आकाश दर्द से कराहते हुए अर्जुन को घूरने लगा। छोकरे, तू जानता नहीं कि मुझ पर हाथ उठाने के क्या नतीजे होंगे? धमकियों के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो महापौर के हाथों अपने घर वालों के लिए आखिरी पैगाम भेज देता। महापौर घबराकर बीच में आए। अर्जुन भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अर्जुन ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप कर दिया। अर्जुन, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैंने सिर्फ हिस्सा मांगा था। नहीं देना था तो न देते, पर इस तरह हमला करना। आकाश ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। अर्जुन ने महापौर की ओर देखा। उसे लगा कि शायद महापौर सही कह रहे थे। आकाश महज एक मूर्ख है, वह इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। असली गुनहगार कोई और है जिसने इसे फंसाया है। पर अर्जुन के लिए यह मायने नहीं रखता था। उसने एक जोरदार किक मारी और आकाश का शरीर हवा में उड़ता हुआ सीधे नदी की लहरों में जा गिरा। अब तुम्हारा बचना या मरना तुम्हारी किस्मत पर है, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। महापौर ने एक लंबी सांस ली। तुम बहुत भावुक होकर फैसले लेते हो अर्जुन। तो क्या वे लोग मुझसे बदला लेंगे? अर्जुन मुस्कुराया। उन्हें आने दो। मैं नियमों का पालन करता हूँ, पर अगर कोई और नहीं करता तो मुझे उसे इंसान बनाना आता है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि नियमों से ऊपर की शक्ति क्या होती है। अर्जुन ने पास के एक विशाल पेड़ पर अपनी हथेली से प्रहार किया। देखते ही देखते वह पेड़ धूल बनकर हवा में बिखर गया। महापौर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन की शक्ति मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर के भी परे जा चुकी है। उन लोगों तक मेरा संदेश पहुंचा देना। 3 दिन के भीतर वाराणसी छोड़ दो, वरना उनके परिवार भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे, अर्जुन ने कहा। महापौर ने सिर हिलाया। मेरे पिता ने पहले ही कहा था कि इस बार मिंग परिवार पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़ा है। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पुराने मिंग साहब वाकई लोमड़ी हैं। वे जानते थे कि मैं समझौता नहीं करूंगा। महापौर के जाने के बाद अर्जुन ने नदी की शांत सतह को देखा। क्या उसकी शांति भरी जिंदगी खत्म होने वाली थी? एक पल के लिए उसने सोचा था कि वह अंजलि के साथ एक गुमनाम जिंदगी जिएगा, पर अमरता भवन के दरिंदे आज भी मासूमों के अंगों का व्यापार कर रहे थे। अमरत्व बना रहे, पवित्र औषधि संप्रदाय का न्याय बना रहे। ये शब्द अर्जुन ने कभी संप्रदाय की दीवारों पर लिखे थे। जब तक बुराई है तब तक अर्जुन शांत नहीं बैठ सकता। अचानक अर्जुन मुड़ा और नदी किनारे के एक घने पेड़ की ओर देखकर बोला, इतनी देर से सुन रहे हो, अब बाहर भी आ जाओ। अगले ही पल पेड़ से 2 आकृतियां नीचे उतरीं। दोनों सफेद लिबास में थे। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, महोदय, हमारा इरादा बुरा नहीं है। हम बस किसी की तलाश में हैं। तो क्या इसका मतलब है कि तुम दूसरों की बातें चोरी छिपे सुनोगे? अर्जुन ने सपाट आवाज में पूछा। हमने सुन लिया तो क्या हुआ? तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? दूसरे सफेदपोश युवक ने तेवर दिखाए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोला, तुम आज भी उतने ही उतावले और बदतमीज हो, शिवा। ये सुनते ही दोनों युवक पत्थर की तरह जम गए। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम्हारी बदतमीजी आज भी नहीं गई, अर्जुन ने दोहराया। क्या
क्या यह आप हैं, संप्रदाय प्रमुख? श्वेत की आवाज़ कांपने लगी। अर्जुन धीरे से मुड़ा और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इंसान की आवाज़ और चेहरा बदल सकता है, पर उसकी आंखों की गहराई नहीं बदलती। अर्जुन ने भावुक स्वर में कहा, क्या आप वाकई हमारे प्रभु हैं? शिवा रो पड़ा। शिवा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे पवित्र औषधि संप्रदाय के नाम में पवित्र शब्द इसलिए है क्योंकि हमें संतों के मार्ग पर चलना चाहिए, खुद को संत नहीं समझना चाहिए। अध्याय 284, शतरंज की बिसात और मोहरे। हे, अब मान गए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आप ही संप्रदाय प्रमुख हैं? इस क्षण श्वेत ने अपनी पुरानी सावधानी बरतते हुए पूछा। शिवा, जब तुम श्वेत जितने सतर्क हो जाओगे तब मुझे तुम्हारी चिंता करना छोड़ना पड़ेगा, अर्जुन ने कहा और अपने गले से वह रक्त पदक निकाला। उस पदक को देखते ही श्वेत का सारा संदेह मिट गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बुलंद आवाज में बोला, श्वेत अपने संप्रदाय प्रमुख का अभिनंदन करता है। केवल श्वेत जानता था कि यह पदक अर्जुन के परिवार की कई पीढ़ियों की अमानत थी, जिसे वे कभी किसी और को नहीं सौंप सकते थे। जब उसने सुना था कि किसी ने इस पदक के जरिए इमू ऋषि से संपर्क किया है, तभी उसे शक हो गया था कि वह स्वयं प्रमुख ही हो सकते हैं। उठो, मैं अब संप्रदाय प्रमुख नहीं हूँ। मेरा नाम अर्जुन है और मैं वाराणसी में एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ, अर्जुन ने सहजता से कहा। प्रभु, आखिर उस दिन क्या हुआ था? शिवा ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने उन्हें अपने पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। दोनों सन्न रह गए। अर्जुन ने शांत भाव से निर्देश दिया, मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। तुम दोनों केवल पर्दे के पीछे से मेरी मदद करोगे, समझे? जो आज्ञा प्रभु, दोनों ने एक साथ कहा। पर मुझे समझ नहीं आता कि संप्रदाय में कौन आपकी जान लेना चाहेगा, शिवा ने माथा से कोड़ा। बाहर से सब शांत दिखता है, पर अंदर से कई लोग बदल चुके हैं। तुम अपनी जबान बंद रखना, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, श्वेत ने शिवा को झिड़का। अर्जुन ने उन्हें कुछ गुप्त कार्य सौंपे और विदा किया। वे भारी मन से गए, पर खुश थे कि उनका गुरु उन्हें वापस मिल गया है। रास्ते में शिवा ने दांत पीसते हुए कहा, जिन्होंने प्रमुख को निशाना बनाया उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये 8 बड़े परिवार मेरे लिए धूल के बराबर हैं। उनके जाने के बाद वंशराज फिर से अर्जुन के पास आया। वंशराज, तुम इस लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा रहे हो, पर याद रखना तुम्हारे पीछे एक पूरा परिवार है, अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। भाई, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हमारे गुरु न होते तो आज वंश परिवार का अस्तित्व ही न होता। आप मेरे लिए पितातुल्य हैं, वंशराज ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन की आंखों में एक चमक उभरी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, और न ही यह सोचा था कि दोबारा मिलने पर मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ेगी। वंशराज को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। भाई, आपने अभी क्या कहा? मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, अर्जुन ने अपनी कहानी दोहराई। चूंकि अब उसने अपनी शक्ति दिखाने का फैसला कर लिया था, तो अपनों से कुछ भी छिपाना व्यर्थ था। वंशराज पहले चौंका, फिर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे हमेशा लगता था कि इस भाई की चिकित्सा कला और व्यक्तित्व बिल्कुल उसके गुरु जैसा है। चूंकि तुम मुझे गुरु मानते हो, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब बताओ, मार्शल वर्ल्ड में क्या चल रहा है? ज्यादातर छोटे स्तर के लोग हैं। जो आए हैं वे बड़े परिवारों की तीसरी पीढ़ी के लड़के हैं। ऐसा लगता है जैसे 8 बड़े परिवार अपने वारिसों को आजमाने के लिए भेज रहे हैं, वंशराज ने बताया। उन बड़े घरानों के लड़कों को अभी जीने का एक मौका दिया जा सकता है, पर मार्शल वर्ल्ड के उन गुंडों को खत्म कर दो। यह एक सबक होना चाहिए, जब तक कुछ सिर नहीं गिरेंगे तब तक लोगों में खौफ पैदा नहीं होगा। अर्जुन ने शांति से कहा, जैसे वह इंसानों की नहीं चींटियों की बात कर रहा हो। उस रात वाराणसी की शांति भंग हो गई। वंशराज ने अपने परिवार के योद्धाओं के साथ मिलकर कहर बरपा दिया। कई लोग जो चैन की नींद सोए थे, वे कभी नहीं जागे। वंशराज, जिसकी जड़ें कभी गैंग से जुड़ी थीं, बरसों बाद उस पुराने जुनून को महसूस कर रहा था। अगली सुबह होटल की छत पर खड़ा एक युवक नीचे शहर को देख रहा था। उसका नाम ऋषभ था, जो प्रिंसेस क्लब का सर्वस्वा था। उसके पास लगातार बुरी खबरें आ रही थीं। कल आकाश गायब हुआ और आज उनके साथ आए गुंडों की लाशें मिली थीं। जिसने भी ये किया है, उसका मार्शल आर्ट्स की दुनिया से गहरा नाता है। उसने हमें जिंदा छोड़कर सिर्फ चेतावनी दी है, ऋषभ ने धीमी आवाज में कहा। वे समझ गए थे कि वे सिर्फ अपने पारिवारिक रसूख की वजह से जिंदा हैं। ये लड़के भले ही अमीरजादे थे, पर बेवकूफ़ नहीं थे। वे समझ गए थे कि वाराणसी कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ कोई ऐसा बैठा है जो मौत का खेल खेलना जानता है। वहीं दूसरे होटल में एक और युवक मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। मंजर और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अध्याय 285, महापौर की चेतावनी। ऋषभ, अब हमें क्या करना चाहिए? एक कम उम्र के युवक ने ऋषभ से पूछा, जिसके चेहरे पर अभी भी अनुभवहीनता साफ झलक रही थी। ऋषभ मुड़ा और उस युवक की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो युवराज? हमें अब क्या कदम उठाना चाहिए?
सामने वाले के तरीके थोड़े क्रूर और तेज हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, युवराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अर्जुन की ओर से जो प्रतिक्रिया मिली थी वह किसी आसमानी बिजली के गिरने जैसी थी, जिसे पचा पाना इन अमीरजादों के लिए मुश्किल हो रहा था। वे अब कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने से डर रहे थे। जो लोग हमेशा महलों में रहे हों वे मुसीबत सामने आते ही सतर्क हो जाते हैं ताकि स्थिति और न बिगड़े। सही कहा युवराज। वैसे क्या वाराणसी में तुम्हारे युवराज परिवार की कोई शाखा नहीं है? ऋषभ ने अचानक पूछा। युवराज ने सिर हिलाया, है, पर उन्हें बरसों पहले दिल्ली से निकाल दिया गया था। वे तब से वापस नहीं लौटे। मैं इस अर्जुन के बारे में गहराई से जानना चाहता हूँ। अगर तुम उन लोगों के पास जाओ तो क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? ऋषभ की नज़रें पैनी थीं। मैं कोशिश करूंगा, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना, युवराज ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बॉडीगार्ड ने आकर झुकते हुए कहा, ऋषभ साहब, नीचे मिंग परिवार का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। ऋषभ ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा और अपने साथियों से बोला, चलो महापौर से मिलते हैं। आखिरकार यह उन्हीं का इलाका है। वाराणसी में ऋषभ का ठिकाना ढूंढ लेना केवल महापौर के लिए ही मुमकिन था। पर ऋषभ एक शख्स को भूल रहा था, वह जिसने चुपचाप आकाश को गायब कर दिया था। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने एक शख्स को पीठ फेरकर खड़े देखा। उसकी आकृति देखते ही वे सब ठिठक गए। क्या उनके परिवारों को इस बात की खबर लग गई है? वरना महापौर जैसा बड़ा शख्स यहाँ खुद क्यों आता? नमस्ते चाचा, ऋषभ ने आगे बढ़कर सम्मान से कहा। दिल्ली के 8 बड़े घरानों के बीच भले ही अंदरूनी मनमुटाव हो, पर बाहर वे एक दूसरे के बड़ों को उचित सम्मान देते हैं। यही असली खानदानी रईसी और छोटे शहर के रईसों के बीच का फर्क है। एक के लिए परिवार बड़ा है, दूसरे के लिए स्वयं। ऋषभ, युवराज, आर्यन, तुम सब यहाँ हो, बस आकाश गायब है, महापौर ने शांत स्वर में कहा। ऋषभ की आंखें चमक उठीं। चाचा, क्या आप जानते हैं आकाश कहाँ है? जानता हूँ, पर बताऊंगा नहीं, महापौर ने बेरुखी से कहा। मैं यहाँ तुम्हें सलाह देने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता के रसूख की वजह से मैं तुम्हें सीधे तौर पर सजा नहीं दूंगा, पर वाराणसी में तुम बच्चे अभी कोई बड़ा धमाका नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ। रही बात आकाश की, तो उसके घर वालों को मुझसे आकर बात करने दो। महापौर की बात सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा तो आया, पर ऋषभ मुस्कुराता रहा। लगता है इस चूर्ण में सिर्फ हमारी ही दिलचस्पी नहीं है। चाचा, क्या आप हमें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि आप खुद इसमें हिस्सा चाहते हैं? ये सुनकर महापौर हंसे। ऋषभ, तुम शब्दों के जाल बुनने में माहिर हो, पर मुझ पर यह नहीं चलेगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम लोगों ने अपनी हदें पार कर दी हैं। साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, जाओगे या नहीं, फैसला तुम्हारा है। ऋषभ ने आगे झुककर पूछा। चाचा, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। महापौर की आंखों में प्रशंसा का भाव आया। 3 दिन के भीतर वाराणसी छोड़ दो, वरना अगर उस व्यक्ति ने मामले को गंभीरता से ले लिया तो डर है कि तुम सबकी लाशें ही यहाँ से वापस जाएंगी। इतना कहकर महापौर बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। ऋषभ खड़ा सोचता रहा, क्या यह महज एक धमकी थी या असलियत? मिंग परिवार और ऋषभ के परिवार के रिश्ते इतने गहरे नहीं थे कि महापौर बिना मतलब के उन्हें चेतावनी देते। क्या वे वाकई किसी और का संदेश लेकर आए थे? ऋषभ साहब, क्या हमें लौट जाना चाहिए? एक साथी ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया, नहीं, वापस जाना हार मानने जैसा होगा। दिल्ली में सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, और आकाश का पता लगाए बिना हम उसके परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे? हम यहीं रुकेंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत है जो मुझे छुए। बाकी साथी भी रुकने को तैयार हो गए। उन्हें लगा कि अगर वे चूर्ण का फॉर्मूला हासिल कर लेते हैं तो यह उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। उधर एक दूसरे होटल में कुछ और लोग भी इस खबर पर नजर रखे हुए थे। महापौर वहां गए थे। एक उदास पर गहरी आंखों वाले युवक ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, शायद चेतावनी देने। पर अजीब बात है, आकाश को किसने गायब किया? क्या वह महापौर के पास है? अगर वह महापौर के पास होती तो वे उसे साथ लेकर आते और हमें धमकाते। उदास आंखों वाले युवक ने माथा से कोड़ा। क्या वाराणसी में कोई और गुप्त ताकत भी है? वे सब मार्शल आर्ट्स परिवारों के बारे में कयास लगा रहे थे, पर वे यह नहीं जानते थे कि उनकी यही पुरानी सोच उनके विनाश का कारण बनेगी। वे भूल रहे थे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो साए में रहकर पहाड़ों को हिलाने की कुव्वत रखते हैं। अध्याय 286, अंजाम से बेखबर। मार्शल आर्ट्स का शिखर। ऋषभ, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि उस स्तर का एक योद्धा हम सबको यहाँ रोक पाएगा? एक युवक ने अविश्वास से पूछा। निश्चित रूप से, उसके बगल में खड़े युवक ने तपाक से कहा। ये सभी लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने समाज के उन स्तरों को देखा था जिनसे आम आदमी कोसों दूर रहता है। वे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में आम लोगों से कहीं अधिक जानते थे। इस दुनिया में जन्म ही आपकी दृष्टि और पहुंच तय करता है। निष्पक्षता की बात तो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है।
हालांकि एक पीक मार्शल आर्टिस्ट उन्हें बंधक बना सकता था, लेकिन उन्हें मारना, अगर वे सब मर गए तो वह शक्तिशाली व्यक्ति एक पूरे परिवार के निरंतर प्रतिशोध और कानूनी ताकत का सामना कैसे करेगा। मार्शल आर्टिस्ट मजबूत जरूर होते हैं, पर इन रसूखदार परिवारों की सामूहिक ताकत के आगे टिकना असंभव माना जाता था। यहाँ तक कि महापौर को भी फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते थे। तो फिर क्या किया जाए? क्या मैं वापस चला जाऊं? बैंगनी रंग के सूट वाले युवक ने पूछा। उदास दिखने वाले उस युवक ने अचानक बड़े गर्व से ठहाका लगाया, वापस? ऋषभ अभी तक नहीं गया, तो हम क्यों जाएं? वह सबसे आगे खड़ा है, अगर बात बिगड़ी और लड़ाई हुई तो वे पहले उसे ढूंढेंगे। उधर महापौर अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुन रहे थे। उन्होंने माथा सिकोड़ा। जैसा कि उन्हें अंदेशा था, इन लड़कों में से किसी ने भी वाराणसी छोड़ने का इरादा नहीं दिखाया था। एक एक करके सबने बचपन से सिर्फ आराम देखा है। खैर, अगर वे खुद मौत को दावत दे रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। महापौर ने एक ठंडी सांस ली और खुद से बुदबुदाए। उन्होंने अर्जुन की बात पर कभी शक नहीं किया था। अगर अर्जुन ने 3 दिन कहा है तो समय पूरा होते ही इन लोगों पर गाज गिरना तय था। महापौर जानते थे कि ऐसे मामलों में एक बार समझौता करने का मतलब है इन भेड़ियों को अपनी बोटी बोटी नोचने का मौका देना। महापौर इस मामले को दबाना चाहते थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वे इन रईसजादों से डरते थे। कल रात उन्होंने अपने परिवार के बूढ़े मुखिया से बात की थी। मुखिया का रवैया साफ था, कोई रियायत नहीं। पुरानी पीढ़ी इन खानदानी बिगड़ल लड़कों के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती थी। महापौर का अंदाजा था कि दिव्य चूर्ण पर कब्जा करने का यह फैसला इन युवाओं का अपना था, उनके परिवारों का सामूहिक आदेश नहीं। लेकिन अगर अर्जुन ने कदम उठाया तो बड़े घरानों से दुश्मनी तय थी, क्योंकि ये उनकी तीसरी पीढ़ी के वारिस थे और वे अपनी साख के लिए कुछ भी कर सकते थे। सच्चाई ये थी कि अर्जुन को दिव्य चूर्ण के मुनाफे से कोई लेना देना नहीं था। उसे जिस बात ने आग बबूला किया था वह था अंजलि पर हुआ हमला। अगर उस दिन अर्जुन वहां न होता तो आज अंजलि शायद जिंदा न होती। मार्शल आर्ट्स हो या व्यापार, दुश्मनी परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उन्होंने सीधे अर्जुन को चुनौती दी होती तो वह शायद उन्हें सिर्फ आर्थिक या शारीरिक चोट देकर छोड़ देता। पर अंजलि की जान लेने की कोशिश, यह उन्होंने अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए थे। अगले दिन अर्जुन हमेशा की तरह क्लिनिक पहुंचा। ये 3 दिन की मोहलत का पहला दिन था। उसे पता था कि अंजलि पर दोबारा हमला करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, फिर भी उसने सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। नंबर 3 और उसके साथी अब अंजलि के साए की तरह साथ थे। क्लिनिक में काम सामान्य रूप से चल रहा था। सुप्रिया और अमू भी मदद के लिए पहुंच गए थे। सुप्रिया ने अब कपड़े पहनने का ढंग बदल लिया था। पहले वह काफ़ी बोल्ड और आधुनिक कपड़े पहनती थी, पर अमू के जलन के कारण अब वह एक ढीला ढाला मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर आई थी ताकि उसकी खूबसूरती छिप सके। लगता है तुम दोनों यहाँ क्लिनिक को चुनौती देने आए हो। यति ने सुप्रिया के ढीले कपड़ों को देखकर ठहाका लगाया। सुप्रिया ने अमू को एक शिकायत भरी नज़र से देखा, पर अमू के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था। उसे अपनी तिजोरी को दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखने में ही सुकून मिलता था। अर्जुन को ये देखकर हंसी आई। उसने सोचा, एक औरत का साथ छोड़ना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे उसे पसंद करते हैं या नहीं। अगर उसका दिल तुम्हारे पास है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। अध्याय 287, बाहर निकलो। अमू भाई, औरत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इस तरह पहरे में रखें। यति ने मुस्कुराते हुए अमू से कहा। ये सुनकर सुप्रिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने बनावटी गुस्से में कहा, ये तो बस एक नंबर का लठमार है। क्लिनिक के दरवाजे अभी खुले ही थे और बाहर मरीजों की एक लंबी कतार लग चुकी थी। रक्षित और अमू दरवाजे पर द्वारपालों की तरह खड़े थे, जो दूर से ही काफ़ी प्रभावशाली लग रहे थे। हालांकि एक छोटी सी घटना ने रक्षित को काफ़ी देर तक खुश रखा। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए कुछ मरीजों ने उनके लिए ठंडी ड्रिंक्स की बोतलें लाकर दीं। अमू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रक्षित वह बोतल खोलने में हिचकिचा रहा था। रक्षित बचपन से रईसी में पला बढ़ा था, जहां हर चीज़ उसे बिना मांगे मिल जाती थी। पर जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं वे अक्सर खुशी नहीं देती। ये बोतल भले ही कुछ रुपयों की थी, पर यह मरीजों का उसके प्रति सम्मान था, भले ही उस सम्मान की असली वजह अर्जुन थे। रक्षित को महसूस हुआ कि वह जो काम कर रहा है वह बहुत गौरवशाली है। आज अर्जुन ने इलाज का तरीका थोड़ा बदल दिया था। वह मामूली बीमारियों का इलाज तुरंत कर रहा था और गंभीर मरीजों की स्थिति को स्थिर करके उन्हें फर्स्ट हॉस्पिटल रेफर कर रहा था। अगर वह अकेले सारे मरीजों को देखता तो इलाज में बहुत समय लग जाता। मरीज भी क्लिनिक के नियमों का पूरा सम्मान कर रहे थे। कोई शोर नहीं था, बस हल्की फुसफुसाहट थी, जिससे अर्जुन काफ़ी संतुष्ट था। हालांकि ये संतुष्टि ज़्यादा देर नहीं टिकी। अर्जुन ने अभी कुछ ही मरीज देखे थे कि बाहर हंगामा सुनाई दिया। अर्जुन की भौहें तन गईं जब एक उद्दंड युवक कतार को नज़रअंदाज करते हुए सीधे सबसे आगे आ गया। भाई, यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? कतार क्यों तोड़ रहे हो? एक मरीज ने गुस्से में कहा।
युवक ने मरीज को तिरस्कार से देखा और बोला, मुझसे नियमों की बात कर रहे हो? दुनिया को नियमों की ज़रूरत है, पर नियमों की बात करने से पहले अपनी हैसियत पहचान लेनी चाहिए। फिर वह युवक अर्जुन की ओर मुड़ा और अहंकार से बोला, तुम ही अर्जुन हो ना? मेरे साथ चलो, एक मरीज को देखना है। तुम जो चाहो वो फीस मांग सकते हो। इतना कहकर उसने चेकबुक निकाली, जैसे वह अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रहा हो। बाहर निकलो। अर्जुन ने उस युवक पर एक नज़र डाली और बस इतना कहकर वापस मरीज को सुई लगाने में जुट गया। युवक सन रह गया। क्या कहा तुमने? मुझे बाहर निकलने को कह रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? दफा हो जाओ, अर्जुन ने इस बार और भी ठंडी आवाज में कहा। लहजे से अर्जुन समझ गया था कि यह फिर से किसी बड़े घराने का बिगड़ा हुआ वारिस है। इन दिनों खानदानी रईसों का नाम सुनते ही अर्जुन के अंदर ज्वाला सुलगने लगती थी। तुम महज एक डॉक्टर ही तो हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक दवा बना लेने से तुम भगवान बन गए? याद रखना, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अगर तुम आज नहीं चले तो मैं तुम्हारा ये क्लिनिक बंद करवा दूंगा। युवक ने उपहास करते हुए कहा। अर्जुन ने उसे फिर नज़रअंदाज किया। उसके पास इस बेवकूफ़ के लिए समय नहीं था। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? युवक ने देखा कि अर्जुन उसे भाव नहीं दे रहा, तो उसने मरीज की पीठ पर लगी स्वर्ण सुई को छूने की कोशिश की। इससे पहले कि वह सुई को हाथ लगा पाता, अर्जुन का हाथ बिजली की तरह चला। एक जोरदार थप्पड़ उस युवक के मुंह पर पड़ा और वह चकराकर जमीन पर जा गिरा। रक्षित, तुम दरवाजे पर क्या पहरा दे रहे हो? अर्जुन गरजा। अर्जुन कड़वी बातें सुन सकता था, पर मरीजों के इलाज में दखल उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। अगर सुई लगाने की प्रक्रिया बीच में न होती तो उस युवक का हाल महज एक थप्पड़ से कहीं ज्यादा बुरा होता। रक्षित तुरंत अंदर भागा आया। वह अपने गुरु के तेवर देख सहम गया। भाई, मैं बस यति की मदद के लिए भट्टी उठाने गया था, तभी यह अंदर घुस आया होगा, उसने सावधानी से सफाई दी। अर्जुन ने महसूस किया कि क्लिनिक में स्टाफ की कमी है। उसने बिना सिर उठाए कहा, इसे बाहर फेंको। जी। रक्षित ने उस युवक को जमीन से उठाया और घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर ले गया। उसने युवक की बांह पर जानबूझकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। युवक किसी सुअर की तरह चिल्लाने लगा। बाहर खड़े मरीज भी खुश थे। डॉक्टर साहब के यहाँ बदतमीजी करोगे तो यही होगा। रक्षित भाई के रहते यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। रक्षित का नाम अब मरीजों के बीच बिग ब्रैड पड़ गया था। शुरुआत में उसे यह नाम पसंद नहीं था, पर अब जब मरीज उसे प्यार से इस नाम से बुलाते थे तो उसे भी आदत हो गई थी। बाहर फेंके जाने के बाद युवक चिल्लाता रहा, देख लेना, कल तक ये क्लिनिक बंद हो जाएगा। पर जैसे ही रक्षित ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, वह रफूचक्कर हो गया। इस घटना का अर्जुन के काम पर कोई असर नहीं पड़ा। अगला, उसने शांति से कहा, नमस्ते डॉक्टर साहब, आपको स्वस्थ देखकर खुशी हुई, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बैठते हुए कहा। अर्जुन ने सिर उठाया तो सामने मिस्टर ली थे। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे? पिछले कुछ दिनों से पेट में कुछ तकलीफ है। वैसे भी आज एक पुराने दोस्त से मिलने वाराणसी आ रहा था, तो सोचा आपसे परामर्श ले लूं, ली वांचिंग ने कहा। वह बाहर की भीड़ देखकर दंग थे। उन्होंने खुद लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया था। हाथ आगे कीजिए, यह जरूर आपके काम के तनाव की वजह से होगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर ली ने हाथ मेज पर रखा और बोले, डॉक्टर साहब, मैंने खबरों में आपके बारे में पढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने बड़े और गुमनाम उस्ताद निकलेंगे। अध्याय 288, क्लिनिक बंदी का आदेश। मिस्टर ली, आप मेरी प्रशंसा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अर्जुन ने बिना समय गंवाए ली वांचिंग की नब्ज थाम ली। कुछ क्षण बाद अर्जुन मुस्कुराए और बोले, यह महज एक मामूली समस्या है। दवा की एक खुराक ही इसे ठीक कर देगी। अर्जुन ने पर्चा लिखा और ली वांचिंग को थमा दिया। अर्जुन के मन में ली वांचिंग के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। भले ही पिछली बार 10,000 की फीस वाली बात सच हो या झूठ, पर आज एक बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने आम मरीजों के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। इससे पता चलता था कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले इंसान नहीं हैं। डॉक्टर अर्जुन, आप अपना काम जारी रखिए, मैं फिर कभी आपसे मिलने आऊंगा। ली वांचिंग ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। अर्जुन ने सिर हिलाया और आवाज दी, अगला। यही है वो जगह। अचानक दरवाजे से एक कर्कश आवाज आई। अर्जुन और ली वांचिंग दोनों ने मुड़कर देखा। वह वही उद्दंड युवक था जिसे रक्षित ने बाहर फेंका था, पर इस बार उसके पीछे औषधि विभाग की वर्दी पहने कई अधिकारी थे। अंदर घुसने की कोशिश करते हुए उस युवक के कदम रक्षित और अमू को देखकर थोड़े ठिठके, पर उसके पीछे खड़े अधिकारियों ने उसे धक्का दिया, आगे बढ़ो। डरने की क्या बात है, आज देखते हैं औषधि विभाग के काम में बाधा डालने की हिम्मत कौन करता है। ये सुनकर युवक का हौसला बढ़ गया और वह सीना तानकर क्लिनिक में घुस आया। रक्षित और अमू ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा, पर अर्जुन के पिछले आदेश को याद कर उन्हें अंदर आने दिया। अधिकारियों ने रक्षित के पास से गुजरते समय तिरस्कार भरी आवाज निकाली,
एक अधेड़ उम्र का अधिकारी अर्जुन के पास पहुंचा और कड़वे स्वर में पूछा, क्या तुम इस क्लिनिक के मालिक हो? हाँ, मैं ही हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अर्जुन ने शांत भाव से पूछा। हमें संदेह है कि यह संस्थान वैध नहीं है। अपने दवाओं की खरीद के दस्तावेज और अपना मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस दिखाओ। यति, कागजात ले आओ, अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा। यति अंदर से सारे दस्तावेज ले आए और मेज पर पटक दिए। ये रहे सारे कागज, खुद देख लीजिए। उस अधिकारी ने यति को घूरा और मन ही मन उसकी खूबसूरती की तारीफ की। फिर कागजातों को सरसरी तौर पर पलटते हुए वह उपहास के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। औषधि विभाग के फर्जी दस्तावेज और सील बनवा रखी है। यति की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा तुमने? ये फर्जी हैं। हाँ, ये सब नकली हैं, उस अधिकारी ने ऐलान कर दिया। असंभव, इन पर आपके विभाग की आधिकारिक मुहर लगी है। यति चिल्लाए। यति, बहस मत करो, अर्जुन ने उसे शांत किया और फिर उस युवक की ओर देखा जिसने ये सब करवाया था। अभी चले जाओ तो मैं मान लूंगा कि कुछ नहीं हुआ। बकवास बंद कर, पकड़े गए हो और अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। युवक ने मजाक उड़ाया। तभी सुप्रिया आगे आए। आप लोग किस विभाग से हैं? मैं डिप्टी डायरेक्टर सक्सेना की परिचित हूँ। यहाँ पहचान मत निकालो, हम जनता के सेवक हैं, किसी के निजी नौकर नहीं, अधिकारी ने कठोरता से कहा। तभी कतार में खड़े मरीज बोल पड़े, ये सरासर नाइंसाफी है। ये लड़का अभी धमकी देकर गया था कि क्लिनिक बंद करवा देगा और अब तुम लोग आ गए। अधिकारी ने मरीजों की ओर मुड़कर कहा, भाइयों, आप इस ढोंगी के जाल में फंसे हुए हैं। इसका लाइसेंस फर्जी है और दवाइयाँ भी संदिग्ध। यहाँ इलाज कराना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। मरीजों ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें घुमा लीं। वे जानते थे कि सच क्या है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा लाइसेंस फर्जी है? अर्जुन ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। सबूत यह है कि मैं विभाग से हूँ, मेरी बात ही आखिरी सच्चाई है, अधिकारी ने अहंकार से कहा। अर्जुन मुस्कुराया और यति से बोला, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। इसी बीच ली वांचिंग, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे बढ़े और मेज से कागजात उठाकर देखने लगे। तुम्हें किसने हक दिया इन्हें छूने का? अधिकारी चिल्लाया। कागजात नीचे रखते ही ली वांचिंग का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। तुम कह रहे हो कि ये फर्जी हैं? हाँ, सब फर्जी हैं, अधिकारी ने जवाब दिया। पर ली वांचिंग की आंखों में देख उसका दिल एक पल के लिए धड़का। उसे यह चेहरा कहीं देखा हुआ सा लगा, पर याद नहीं आ रहा था। ली वांचिंग के शरीर से बरसों के उच्च पद का प्रभाव और सत्ता की धमक साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? ली वांचिंग समझ गए थे कि यह उस युवक की साजिश है जिसने हार के बाद अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सरकारी तंत्र को यहां भड़काया है। अधिकारी थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर जिद में बोला, हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये सब नकली हैं। फिर उसने अपने साथियों को आदेश दिया, जाओ सील लगाओ। आज से यह क्लिनिक बंद है और कभी नहीं खुलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ली वांचिंग गुस्से से कांपने लगे। ये अधिकारी उन्हीं के अधीन काम करने वाले विभाग के लोग थे। दिन को रात कहना और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक नेक क्लिनिक को बंद करना, ये बर्दाश्त के बाहर था। ली वांचिंग ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। अजय शर्मा, मैं हुकिंग स्ट्रीट पर अर्जुन क्लिनिक में हूँ, अभी के अभी यहाँ आओ और अपने इन बदतमीज लोगों को यहाँ से ले जाओ। ली वांचिंग ने फ़ोन काट दिया। अजय शर्मा का नाम सुनते ही उस अधिकारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अजय शर्मा पूरे वाराणसी के चिकित्सा प्रशासन के मुखिया थे, जिनके सामने उस अधिकारी का अपना बॉस भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। पर तभी बगल में खड़े दूसरे अधिकारी ने ताना मारा, अबे किसे डरा रहे हो? दिल्ली से आए हो क्या? बस एक फ़ोन किया और सीधे डायरेक्टर साहब का नाम, कोई भी एरागरा नथुखेरा डायरेक्टर का नाम ले लेता है। अधिकारी को लगा कि वह डर गया था। उसने सोचा, धत, मैं भी फालतू में घबरा गया। अगर ये सच में डायरेक्टर को जानते तो मुझे उनसे बात क्यों नहीं कराए। उसने ली वांचिंग की ओर देखकर कहा, देखने में तो बड़े बुद्धिजीवी लगते हो, पर हमें बेवकूफ़ समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक शब्द और बोला तो पुलिस बुलवाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ली वांचिंग गुस्से के मारे बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, बहुत अच्छे, देखते हैं कि तुम्हारी यह अकड़ कितनी देर टिकती है। अध्याय 289, मैं तुम जैसे गधों के साथ कैसे फंस गया। मेरी अकड़ कितनी चलेगी ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूं कि मैं अभी इस जगह को सील करने वाला हूं। उस अधेड़ उम्र के अधिकारी ने उपहास करते हुए कहा, इन सबको बाहर फेंक दो। अर्जुन ने अचानक ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी भाई। रक्षित किसी साए की तरह उस अधिकारी के पीछे प्रकट हुआ और उसे एक ही हाथ से हवा में उठा लिया। अधिकारी दहशत के मारे चीखने लगा, ये औषधि विभाग के लोग हैं, तुम कानून के काम में बाधा डाल रहे हो। उस साजिशकर्ता युवक ने घबराकर चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सरकारी अधिकारियों पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। फेंक दो इन्हें, अर्जुन ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना करते हुए रक्षित से कहा।
जैसे ही अमू उस युवक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक दरवाजे से एक बदहवास अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही ली वांचिंग ने कड़े स्वर में कहा, अजय शर्मा, तुम्हें आखिरकार यहाँ आने का रास्ता मिल ही गया। डायरेक्टर ली, मुझे बहुत खेद है, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था। अजय शर्मा पसीने से तरबतर थे। उन्होंने पहले ली वांचिंग को देखा और फिर तिरछी नज़र उन वर्दीधारी अधिकारियों पर डाली। वे मन ही मन उन्हें कोस रहे थे, इन मूर्खों ने आखिर किस देवता को छेड़ने की हिमाकत की है। डायरेक्टर ली बहुत कम वाराणसी आते हैं और इन गधों ने उन्हीं के सामने रायता फैला दिया। ली वांचिंग का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जरा इन लोगों को देखो, क्या ये तुम्हारे वाराणसी चिकित्सा विभाग के लोग हैं? जी हाँ, ये हमारे ही विभाग के हैं। अजय शर्मा ने बिना पास जाए ही पहचान लिया। वे वर्दी में थे, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ली वांचिंग ने उन्हें ठंडी नज़रों से देखा और कहा, एक बार ठीक से तसल्ली कर लो। अजय शर्मा ने तुरंत रक्षित की पकड़ में छटपटा रहे उस अधिकारी से कड़क कर पूछा, तुम किस टीम से हो? डायरेक्टर, सर, हम तीसरी मेडिकल टीम से हैं, उस अधिकारी ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। उसे अब एहसास हो गया था कि ली वांचिंग कोई मामूली आदमी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय शर्मा ने चिल्लाकर पूछा। वे जानते थे कि ये लोग यहाँ वसूली या तंग करने आए थे, पर वे खुद को इस मामले से दूर दिखाना चाहते थे। वो अधिकारी डर के मारे हकलाने लगा। ली वांचिंग ने मेज से मेडिकल लाइसेंस और दवाओं की खरीद के दस्तावेज उठाए और अजय शर्मा को थमा दिए। जांच करो कि क्या ये कागजात फर्जी हैं। अजय शर्मा ने गौर से उन दस्तावेजों को देखा। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उस भ्रष्ट अधिकारी का चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। उसे पता था कि दस्तावेज असली हैं, उसने महज अपने भतीजे के कहने पर इन्हें फर्जी बताया था। डायरेक्टर ली, ये दस्तावेज पूरी तरह असली हैं। क्या कोई समस्या है? अजय शर्मा ने उलझन में पूछा। उन्हें लगा शायद ये कागजात उनके किसी कर्मचारी ने रिश्वत लेकर बनाए हैं। पर तुम्हारे इन काबिल कर्मचारियों का कहना है कि ये फर्जी हैं और वे इस क्लिनिक को सील करने आए थे। ली वांचिंग ने कटाक्ष किया। ये लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ये जनता के सेवक हैं, पर असल में ये अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी की भी जिंदगी तबाह करने के लिए करते हैं। अजय शर्मा का माथा ठनका। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना किसी जांच के किसी का क्लिनिक सील करने आ गए? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? अर्जुन ने रक्षित और अमू की ओर देखा, जो अभी भी उन दोनों को हवा में लटकाए हुए थे। तुम दोनों इन्हें ऐसे ही पकड़ कर रखोगे? थक नहीं गए? ये सुनते ही रक्षित और अमू ने एक साथ अपने हाथ छोड़ दिए और वे दोनों अधिकारी और युवक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अजय शर्मा ने ली वांचिंग के सामने हाथ जोड़े। डायरेक्टर ली, यह मेरी गलती है कि मैंने अपने मातहतों को ठीक से अनुशासन नहीं सिखाया। मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। ली वांचिंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, डॉक्टर अर्जुन का ये क्लिनिक देखो। यहाँ दवाओं के दाम सरकारी दरों से भी कम हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्लिनिक पूरे प्रदेश में खुलें और तुम्हारे लोग इसे बंद करना चाहते हैं। इन लोगों को तुरंत विभाग से बर्खास्त करो और इनके भ्रष्टाचार की जांच करवाकर इन्हें जेल भेजो। मैं खुद इस मामले की निगरानी करूंगा। अगर तुमने इन्हें बचाने की कोशिश की तो अगली बारी तुम्हारी होगी। अब अपने इन गधों को यहाँ से ले जाओ। जी, मैं अभी जांच शुरू करता हूँ, अजय शर्मा ने दबी आवाज में कहा और अपनी टीम को वहां से घसीटते हुए बाहर ले गए। जैसे ही वे क्लिनिक के गेट से बाहर निकले, अजय शर्मा ने उस अधिकारी की पीठ पर एक जोरदार लात जमाई। मूर्ख, तुम लोग ऑफिस में क्या गुल खिलाते हो? मैं नज़रअंदाज कर देता हूं, पर इस बार तुमने हद पार कर दी। जानते हो अंदर कौन बैठा है? सर, पहले मुझे लगा कि उनका चेहरा जाना पहचाना है, पर ध्यान नहीं आया। जब आपने उन्हें डायरेक्टर ली कहा तब मेरा माथा ठनका, अधिकारी ने रोते हुए कहा। उसकी नौकरी अब जा चुकी थी। अजय शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसे लातों से मारना शुरू किया। अगर तुम्हें पता था कि वो डायरेक्टर ली हैं तो तुमने ये हिमाकत क्यों की? सर, पहले लगा बस शक्ल मिलती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे खुद यहाँ लाइन में खड़े होंगे। अजय शर्मा ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने तुम जैसे बुद्धुओं को भर्ती ही क्यों किया? अरे, अगर तुम उनसे रोज नहीं मिलते तो क्या कभी न्यूज़ भी नहीं देखते? बाहर से आती गालियों और शोर को सुनकर क्लिनिक के अंदर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अजय शर्मा सच में पागल हो गए हों। ली वांचिंग ने अर्जुन से माफ़ी मांगी। डॉक्टर साहब, आज जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं विभाग की सफाई ज़रूर करूँगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर ली, आप इसे दिल पर न लें। जंगल बड़ा हो तो हर तरह के पक्षी मिलते ही हैं। पक्षी भले ही कैसे भी हों, पर उन्हें पालने वाला जिम्मेदार होता है। मैं आपको इसका उचित जवाब ज़रूर दूंगा। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। ली वांचिंग ने सम्मान में सिर झुकाया। ली वांचिंग के जाने के बाद मरीजों के बीच उनकी चर्चा होने लगी। तो ये ली वांचिंग थे, इन्होंने ही महंगी दवाओं के दाम कम करवाए थे। काश दुनिया में डॉक्टर अर्जुन और ली वांचिंग जैसे और लोग होते। अर्जुन ने देखा कि जनता के मन में ली वांचिंग के लिए कितनी इज्जत थी।
आखिरकार जो अधिकारी लोगों के लिए काम करता है, लोग उसे कभी नहीं भूलते। जैसे ही क्लिनिक में शांति हुई, अर्जुन ने वापस मरीजों को देखना शुरू किया। उधर दिल्ली के एक पुराने आलीशान बंगले में एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग अपने हाथ में दस्तावेजों का एक मोटा बंडल लिए बैठा था, जिसकी नज़रों में एक गहरा रहस्य छिपा था। अध्याय 290, पुरानी पीढ़ी के वज्र प्रहार। मेरे पढ़ने का चश्मा लाओ और एक कप चाय बनाओ, उस बुजुर्ग ने शांत पर अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। उनके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। चश्मा पहनने के बाद मेज़ पर रखी दस्तावेजों की उस गड्डी को बुजुर्ग ने बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उनके चेहरे पर कभी गुस्सा आता तो कभी वे एकदम भावशून्य हो जाते। 1 घंटे के भीतर उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और फिर अचानक उनका हाथ मेज़ पर इतनी जोर से पड़ा कि चाय का कप उछलकर फर्श पर गिर गया। पिताजी, क्या बात है? अधेड़ व्यक्ति ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग की तबीयत अभी कुछ समय पहले ही संभली थी, उसे डर था कि कहीं इस गुस्से का असर उनकी सेहत पर न पड़ जाए। अभी के अभी दिव्य नाग सभा चलो, बुजुर्ग ने आदेश दिया। अधेड़ व्यक्ति सन रह गया, पर पिताजी इस वक्त जाना? काफ़ी देर हो चुकी है। मैंने कहा अभी। बुजुर्ग की भौहें तन गईं। बेटा समझ गया कि अब बहस करना बेकार है। उसने तुरंत गाड़ी तैयार करवाई। जैसे ही गाड़ी चली, बुजुर्ग खुद से बुदबुदाए, अफसोस सिर्फ मेरे ही वारिस नालायक नहीं हैं, दूसरों का भी यही हाल है। ये आजकल के युवा क्या समझ रहे हैं? जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था उसे छेड़ दिया और इन्हें खतरे का अंदाज़ा तक नहीं है। अगर श्वेत रक्षकों ने इस बारे में जानकारी दी है तो मामला किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। बुजुर्ग फर्श पर गिरे चाय के कप को देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद अर्जुन का गुस्सा अभी उस चरम तक नहीं पहुंचा है, वरना परिणाम और भी भयानक होते। पर वे अनजाने में एक बड़ी गलती कर रहे थे। अर्जुन शांत इसलिए नहीं था कि उसे गुस्सा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने 3 दिन का समय दिया था। अगर ये बुजुर्ग बीच में न आते तो वाराणसी की धरती उन अमीरों के खून से लाल हो चुकी होती। उस रात वह बुजुर्ग सुबह होने तक दिव्य नाग सभा में रहे। अगली सुबह दिल्ली के गलियारों में एक बड़ा भूचाल आ गया। कई बड़े अधिकारियों के तबादले हो गए और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। जब सब कुछ शांत हुआ तब जाकर उन बड़े घरानों के मुखियाओं को असली कारण पता चला। ऋषभ और उसके साथियों के फ़ोन एक साथ बजे। सबके चेहरों पर हवाएं उड़ रही थीं। संदेश एक ही था, घर में आग लग चुकी है, तुरंत दिल्ली वापस आओ। बिना एक पल गंवाए वे सब वाराणसी छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें पता था कि परिवार के बिना उनकी कोई हैसियत नहीं है। अर्जुन को ये खबर सबसे पहले मिली। उसका चेहरा किसी प्राचीन कुएं के पानी की तरह शांत था। उसने उसी दिन श्वेत और शिवा को वापस दिल्ली भेज दिया था। वह जानता था कि अभी उसके सामने आने का सही समय नहीं है। उसे अभी उस असली चेहरे को ढूंढना था जिसने बरसों पहले उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। उधर महापौर भी स्तब्ध थे। उन्हें लगा था कि वे अर्जुन की पहुंच को जानते हैं, पर दिल्ली में हुए इस सफाई अभियान ने उन्हें हिला दिया। अर्जुन के पास ऐसे पत्ते थे जिनका महापौर को अंदाजा भी नहीं था। महापौर ने अपने पिता को फ़ोन किया। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, कभी किसी को कम मत समझना। क्या तुमने कभी सोचा है कि अर्जुन उस दुनिया का कोई बड़ा खिलाड़ी हो सकता है? आज के बाद उससे सिर्फ दोस्ती रखना। दिल्ली के एक पुराने से युवान में वही बुजुर्ग अब धूप सेंक रहे थे। उनका बेटा, जो खुद एक बड़ा अधिकारी था, पास खड़ा था। पिताजी, वे तो बस बच्चे थे, आपने इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा किया? बेटे ने पूछा। बच्चे? वे लुटेरे बन रहे हैं। मैंने जिस देश के लिए खून बहाया वे उसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। अंजलि कंपनी जैसे निजी संस्थानों को हड़पना और दिव्य चूर्ण जैसे आविष्कार पर कब्जा करना, क्या तुम्हें पता है युद्ध के मैदान में यह पाउडर कितनी जानें बचा सकता है? बुजुर्ग ने डांटा। फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और अपने बेटे की ओर देखा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अर्जुन ने मेरी जान बचाई थी। बेशक वह एक कारण है, पर मैं उन नालायकों को बचा रहा था। अगर अर्जुन अपना असली रूप दिखाता तो वाराणसी से उनकी लाशें भी वापस नहीं आती। बेटे ने हैरानी से पूछा, पर आपको ये सब इतनी बारीकी से बताया किसने? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो मुझे ये खबर देने वाला कौन था? अध्याय 291, देश का अदृश्य रक्षक। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया, जैसे वह कुछ भी नहीं जानता था। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, खैर, तुम एक दिन इस स्तर तक पहुंचोगे और आज ये जान लेना तुम्हारे भविष्य के मार्ग को सुगम बनाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे लौकिक जगत कहा जाता है, और इसके परे एक और दुनिया है जिसे आम लोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया समझते हैं। वास्तव में वे केवल आधा सच जानते हैं। उस दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ के लोग अक्सर हमारे बीच आते रहे हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं। मौका मिले तो कभी देखना। मैं जिस संगठन की बात कर रहा हूँ वह लौकिक जगत और उस रहस्यमयी दुनिया के बीच की कड़ी है। पवित्र औषधि संप्रदाय।
करीब 30 साल पहले 15 साल का एक लड़का अचानक मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मशहूर हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसका गुरु कौन था, वह जैसे शून्य से प्रकट हुआ था। अपनी बेमिसाल चिकित्सा कला और अविश्वसनीय मार्शल पावर के दम पर उसने बहुत जल्द अपना नाम बनाया और अपनी शक्ति स्थापित की। अधेड़ व्यक्ति मौन होकर सुन रहा था, हर शब्द को अपने मन में उतार रहा था। बुजुर्ग थोड़ा रुके, फिर बोले, वही शक्ति आगे चलकर पवित्र औषधि संप्रदाय बनी, जिसका उस समय पूरे देश में जबरदस्त प्रभाव था। यहाँ तक कि दिव्य नाग सभा के प्रमुख भी चिंतित थे। लेकिन एक रात संप्रदाय प्रमुख से बात करने के बाद वे पूरी तरह निश्चिंत हो गए। पवित्र औषधि संप्रदाय का इरादा सांसारिक सत्ता हथियाना नहीं था। उनके 8000 शिष्यों में हर क्षेत्र के दिग्गज शामिल थे। उनका एक ही संकल्प था, मातृभूमि की रक्षा करना। वे भीड़ में छिपे हुए नायक थे, इसीलिए आम लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन पुराने रसूखदार परिवार उनके बारे में गहराई से समझते थे। एक समय अमरता भवन नामक एक संगठन ने देश में आतंक मचाया था, जो मानव अंगों का काला व्यापार करते थे। जब संप्रदाय को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। संघर्ष 10 साल तक चला। जब संप्रदाय प्रमुख को पता चला कि अमरता भवन की जड़ें सूर्य देश में हैं, तो वे अपने 12 रक्षकों के साथ टोक्यो पहुंच गए और उनके मुख्यालय को उखाड़ फेंका। उस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। 3000 दरिंदों को अकेले प्रमुख और उनके रक्षकों ने खत्म कर दिया था। उन्हीं 12 रक्षकों को दुनिया आज रक्त रक्षक के नाम से जानती है। अफसोस कि अमरता भवन का स्वामी बच निकला। बाद में संप्रदाय प्रमुख और उस स्वामी के बीच एक अंतिम युद्ध हुआ, जिसके बाद प्रमुख रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। बुजुर्ग की आंखों में यादें और शोक दोनों थे। अगर वे जीवित होते तो तुम्हारी उम्र के होते। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस देश के कितने लोगों ने उनकी दया का लाभ उठाया है? उनकी जादुई चिकित्सा ने अनगिनत लोगों को मौत के मुंह से वापस लाया, जिनमें मुझ जैसे बूढ़े और हमसे पिछली पीढ़ी के लोग भी शामिल हैं। आज हमारा देश जो दुनिया के शिखर पर खड़ा है, उसमें उस युवक का बहुत बड़ा योगदान है। पवित्र औषधि संप्रदाय के लोग साधारण दिखते हैं, पर वे सर्वव्यापी हैं। आज हमारे बुजुर्गों के बीच एक ही बात मशहूर है। वह व्यक्ति जो हमारे देश की अदृश्य ढाल बनकर खड़ा था, उसका नाम है अर्जुन। ये सुनकर अधेड़ व्यक्ति उलझन में पड़ गया। अर्जुन? क्या ये वही युवक है जिसने वाराणसी में आपका इलाज किया था? बुजुर्ग मुस्कुराए, अगर वह वाकई वही है तो यह चमत्कार होगा, पर उनकी उम्र में कम से कम 10 साल का अंतर है, जो असंभव लगता है। फिर भी एक बात तय है, वाराणसी वाले अर्जुन की चिकित्सा कला उस पुराने संप्रदाय प्रमुख के बराबर है। ये दस्तावेज मुझे उसी रक्त रक्षक ने दिए हैं जो कभी प्रमुख के साथ रहता था। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि ये बिगवेल अमीरजादे उस सुखचैन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। बुजुर्ग ने कड़े स्वर में कहा, इसीलिए मैंने इतना सख्त कदम उठाया। पवित्र औषधि संप्रदाय तब तक राजनीति में दखल नहीं देता जब तक देश के विकास पर आंच न आए। इसलिए मिंगवे, याद रखो कि एक अधिकारी के रूप में तुम्हें जनता का भला करना है, न कि ऐशोआराम में डूबना। ये तुम्हारी लापरवाही थी कि उन छोटे बच्चों ने वाराणसी में तमाशा किया। क्या तुम ऐसे मामले संभालते हो? मिंगवे ने सम्मान से सिर झुकाया, यह मेरी गलती है कि मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर उन परिवारों को कोई आपत्ति है तो उन्हें मेरे पास भेजो। बहुत समय से मैंने उनके साथ चाय नहीं पी है। मिंगवे के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। पुराने लोगों के बीच बुजुर्ग के साथ चाय पीने का मतलब सब जानते थे, वहां से कोई सही सलामत वापस नहीं आता था। इसीलिए उन्हें यमराज की चाय के नाम से जाना जाता था। मैं इसे संभाल लूंगा पिताजी, वे आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे, मिंगवे ने कहा। अब स्थिति बदल चुकी थी। जो लोग अर्जुन को बिना किसी बैकग्राउंड वाला मामूली डॉक्टर समझकर डरा रहे थे, उन्हें अब समझ आ गया था कि अर्जुन का बैकग्राउंड उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। पवित्र औषधि संप्रदाय की नज़र अब उन पर थी, और महापौर मिंग का परिवार भी अब युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। अब अर्जुन को छूने की हिम्मत करने वाले को अपने पूरे खानदान की तबाही के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 292। क्या जीचू फेई भी क्लिनिक में काम करने वाली हैं? मैं थक गया हूँ, तुम अपना काम देखो। कल मेरे लिए वाराणसी जाने का इंतजाम करो, मैं उस नौजवान से मिलना चाहता हूँ। शायद उसकी संगत में मेरी उम्र के कुछ और साल बढ़ जाएं, उस बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा। जी, मिंगवे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आज दिल्ली की फिजाओं में एक अलग ही हलचल थी। एक और आलीशान आंगन में रघुवीर ने उन खबरों को सुना जो उनके सहायक ने पहुंचाई थीं। वे लाचारी से बोले, यह अर्जुन हमेशा कोई न कोई सरप्राइज बचाकर रखता है। यकीन नहीं होता कि उसने उन्हें भी अपने पक्ष में कर लिया। साहब, क्या हमें भी वाराणसी नहीं चलना चाहिए? नंबर 3 वाली घटना के बाद से आपका अर्जुन भाई से कोई संपर्क नहीं हुआ है, सहायक ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। रघुवीर ने उन्हें घूर कर देखा और बनावटी गुस्सा दिखाया। तुम्हें क्या लगता है मैं इस उम्र में उसके सामने गिड़गिड़ाने जाऊंगा?
मैंने उस मामले में सब स्पष्ट कर दिया था, फिर भी उस छोटे बदमाश ने वाराणसी लौटने के बाद एक बार फ़ोन तक नहीं किया। साहब, वाराणसी की यात्रा अर्जुन से मिलने के लिए नहीं, बल्कि आपके पुराने दोस्त मिस्टर कपूर से मिलने के लिए है, सहायक ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। रघुवीर बहुत स्वाभिमानी थे, उन्हें हमेशा सम्मानजनक निकास देना पड़ता था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अर्जुन के साथ संबंध टूटने नहीं चाहिए थे। सही कहा, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे कपूर से मिलना है। रघुवीर ने उस बहाने को लपक लिया। वाराणसी में अब माहौल शांत था। अर्जुन की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, वह अब भी सुबह से शाम तक मरीजों का इलाज करता था। एक अच्छी खबर यह थी कि वैद्यराज के कुछ पुराने दोस्त अर्जुन क्लिनिक में काम करने को तैयार हो गए थे, जो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। इस बीच अर्जुन ने यति को औषधि विज्ञान की बारीकियां सिखाना शुरू किया, जबकि रक्षित को मार्शल आर्ट्स की नई ऊंचाइयों के दर्शन कराए। नंबर 3 और उसके साथी अभी भी मुस्तैद थे। वे अंजलि की सुरक्षा किसी राष्ट्र प्रमुख की तरह कर रहे थे, जिससे अंजलि कभी परेशान होती तो कभी हंस पड़ती। तभी एक दिन क्लिनिक में एक पुरानी दोस्त की एंट्री हुई, जी चुफेई। महीनों बाद जब वह अचानक सामने आई तो सब देखते रह गए। वह सफ़ेद लिबास में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वह अर्जुन के पास आए और चहकते हुए बोली, डॉक्टर अर्जुन। ओह! अर्जुन ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर जी चुफेई का चेहरा उतर गया, पर उसने खुद को संभाला और शर्माते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं इस बार जा नहीं रही हूँ। मैंने विशाल एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अर्जुन ने उसे देखा और मन ही मन एक ठंडी सांस ली। वह उसकी भावनाओं को समझता था, पर उसके दिल में अंजलि के अलावा किसी और की जगह नहीं थी। जी चुफेई का वाराणसी में रुकना उसके लिए सिरदर्द जैसा था। वह उसे सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता था, मैडम, मेरा दिल बुक हो चुका है, कहीं और ट्राई करो। इसलिए उसका रवैया रूखा ही रहा। यति अपनी आइडल को देखकर बहुत उत्साहित थी। जी चुफेई ने जब देखा कि अर्जुन उसे भाव नहीं दे रहा, तो वह यति से बातें करने लगी। इसी बीच अर्जुन का फ़ोन बजा। सुनील का कॉल था। अर्जुन ने झिझकते हुए फ़ोन उठाया। क्या चाहिए? अर्जुन ने चिढ़कर पूछा। अर्जुन भाई, कम से कम बूढ़े का लिहाज तो करो। मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने आ रहा हूँ। मैं खाली नहीं हूँ, अर्जुन ने सपाट कहा और फ़ोन काट दिया। सुनील हमेशा बिन बुलाए मेहमान की तरह हक जताता था, जो अर्जुन को पसंद नहीं था। जैसे ही फ़ोन कटा, दोबारा रिंग बजी। इस बार फ़ोन देखते ही अर्जुन के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। यति ने जी चुफेई को कोहनी मारी, देखो इसके चेहरे की चमक। अंदाज़ा लगाओ किसका फ़ोन होगा। किसका? जी चुफेई ने पूछा। उसकी पत्नी का। अंजलि दीदी के अलावा वह किसी और के लिए इतना मीठा नहीं होता, यति ने नाक सिकोड़कर कहा। जी चुफेई की आंखों में उदासी गहरी हो गई। जब अर्जुन फ़ोन पर बात करने अंदर गया तो जी चुफेई ने दबी आवाज़ में यति से कहा, यति, मुझे अगले 6 महीने की छुट्टी मिली है। मैं क्लिनिक में रहकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यति ने उसे हैरानी से देखा, तुम उस खड़ूस के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? नहीं, बस नर्सिंग सीखना चाहती हूँ। जी चुफेई का चेहरा लाल हो गया। यति ने अनुभवी अंदाज में कहा, देखो, अगर रुकना है तो 2 बातें याद रखना। पहली, अपनी भावनाएं घर पर छोड़कर आना। इस आदमी को अंजलि दीदी के अलावा कोई और औरत नहीं दिखती। उसके लिए बाकी सब बस मादा प्राणी हैं। दूसरी बात, उसकी बाहर की शान शौकत पर मत जाना। वह अपनी सारी कमाई अंजलि दीदी को दे देता है और खुद इतना गरीब है कि उसके जेब में चिल्लर तक नहीं बचती। हम सब यहाँ बिना सैलरी के काम करते हैं और उसके खाने का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। अगर तुम जुड़ती हो तो ये शुद्ध समाज सेवा होगी। जी चुफेई ने अपने होंठ चबाए और दृढ़ता से कहा, फिर भी मैं रुकना चाहती हूँ। यति ने लाचारी से उसे देखा। ठीक है, मैं मदद करूंगी, पर तुम्हारा मकसद इतना साफ है कि वह खड़ूस तुरंत समझ जाएगा। अध्याय 293, रक्षित की खुशी और फिर आफत। मैं सच में चाहती हूं कि तुम यहाँ रुको। आखिरकार अपनी आइडल के साथ रोज काम करना कितनी शानदार बात होगी, यति ने मुस्कुराते हुए कहा। पर हमें उनकी मंजूरी चाहिए, पता नहीं वे क्या सोच रहे हैं। तुम बस मेरी तरफ से उनका मन टटोल लेना। जी चुफेई ने यति का हाथ पकड़ते हुए मिन्नत की। मुझे डर है कि अगर मैंने सीधे पूछा और उन्होंने मना कर दिया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यति ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं बाद में पूछूंगी, पर सच कहूं तो तुम्हें मेरी पिछली सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सुनकर जी चुफेई ने एक ठंडी सांस भरी। वह जानती थी कि अंजलि एक ऐसी महिला है जिसे कोई भी पुरुष पसंद करेगा, सुशिक्षित, सुंदर और समझदार। शुरुआत में चुफेई ने हार मान ली थी, पर जब उसे पता चला कि अंजलि और अर्जुन का बच्चा गोद लिया हुआ है और उनके अतीत में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, तो उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। वह युवा थी, मशहूर थी और सुंदर भी, अंजलि से किसी भी मामले में कम नहीं। दोपहर के खाने का समय हो गया क्या? अर्जुन की आवाज़ ने चुफेई के विचारों को तोड़ दिया। यति ने चुफेई को देखा मैंने कहा था न वाला लुक दिया। यह आदमी खाना बनाने में उस्ताद है पर खुद हिलना नहीं चाहता।
यति ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, सुबह से मरीज देख रहे हो, पेट में चूहे नहीं कूद रहे क्या? अर्जुन ने आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि सुबह से कितनी भीड़ थी? वैद्यराज के साथ मिलकर एक के बाद एक मरीज देखे हैं। अब बकवास बंद करो और जाकर खाना लाओ। मैं जाती हूँ, आज मेरी तरफ से पार्टी। जी चुफेई तुरंत खड़ी होकर बोली। यति ने लाचारी से उसे देखा, अभी तक उसे काम पर रखा भी नहीं गया था और वह स्टाफ की तरह व्यवहार करने लगी थी। अर्जुन ने टोका, यति को जाने दो। नहीं नहीं, यति सुबह से बहुत थक गई है और मैं वैसे भी फ्री हूँ। इतना कहकर चुफेई अपना पर्स उठाकर क्लिनिक से बाहर निकल गई। यति ने सिर हिलाया और अर्जुन के पास जाकर फुसफुसाई, जी चुफेई क्लिनिक में रुकना चाहती है। वह कहती है कि वह यहाँ रहकर बेसिक नर्सिंग सीखना चाहती है ताकि भविष्य में चैरिटी का काम कर सके। सिर्फ नर्सिंग सीखना? अर्जुन ने माथा से कोड़ा। वह उसकी नीयत अच्छी तरह जानता था। वह नहीं चाहता था कि अंजलि को कोई गलतफहमी हो। जिसे मेडिकल का नहीं पता, उसे अचानक नर्सिंग का शौक कैसे चढ़ गया? अरे, तुम खुद को इतना 30 मार्खा क्यों समझते हो? यति चिढ़कर बोली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औसत शक्ल, औसत कद और इस सड़े हुए मिजाज पर कोई भी फिदा हो जाएगा? शायद वह सच में समाज सेवा करना चाहती हो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई मैं गलत सोच रहा हूँ? तभी रक्षित दवाइयों के जार साफ करके हॉल में आया। यति और अर्जुन को बात करते देख उसने यति के पीछे से सिर निकाला। क्या हुआ? तुम हर जगह टपक जाते हो, क्या चलने की आवाज़ नहीं होती तुम्हारी? यति ने झिझक कर उसे डांटा। रक्षित चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। यति ने बात आगे बढ़ाई, जी चुफेई क्लिनिक में काम करेगी। रक्षित ने अर्जुन की ओर देखा और मजाक में बोला, गुरुजी, क्या ये कुछ ज्यादा ही साफ नहीं दिख रहा? क्या हमें अंजलि दीदी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए? वैसे गुरुजी, आपका जलवा मानना पड़ेगा, एक बड़ी स्टार आपके प्यार में पागल है। जैसे ही रक्षित ने अर्जुन की आंखों में अंगारे देखे, उसने तुरंत अपना मुंह बंद किया और दरवाजे की ओर देखने लगा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। यति ने मुंह बिचकाया, सोचना क्या है? बस कहो न कि अंजलि दीदी के गुस्से से डर लग रहा है। यति के जाते ही अर्जुन ने सोचा, इस लड़की को मैंने बहुत बिगाड़ दिया है, अब तो मेरा ही मजाक उड़ाती है। तभी जी चुफेई खाने के पैकेट लेकर वापस आ गई। दर्जनों लंच बॉक्स अकेले उठाकर लाना आसान नहीं था, पर वह थकी नहीं थी। यति ने खाना खोलते हुए कहा, चुफेई, आज से तुम क्लिनिक में रुक सकती हो। अर्जुन सन रह गया। यति, क्लिनिक का मालिक शायद मैं हूँ। यति ने चुनौती भरी नज़रों से देखा, मैंने अभी अंजलि दीदी को फ़ोन किया था और उन्होंने हाँ कह दिया है। अब चाहो तो तुम खुद उन्हें फ़ोन करके मना कर दो। खाना खाओ। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि उसके पति पर कोई डोरे डालेगा? रक्षित अपनी हंसी दबाए हुए था। अर्जुन ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और रक्षित के पास जाकर ठंडे स्वर में पूछा, रक्षित, चाओ 6 एक्सट्रीम्स के छठे फॉर्म पर तुम्हारी पकड़ कैसी है? रक्षित का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि गुरुजी अब हिसाब बराबर करने वाले हैं। बस थोड़ा सा बाकी है। वंशराज तुम्हें 10 साल से सिखा रहा है और तुम अब तक छठा फॉर्म नहीं सीख पाए। अर्जुन ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। अगले ही पल रक्षित का शरीर हवा में उड़ता हुआ कोने में जा गिरा। पिटाई करने के बाद अर्जुन का मूड थोड़ा ठीक हुआ। उसने रक्षित को पास बुलाया, इधर आओ। रक्षित डरते डरते पास आया। उसे लगा कि अब शायद और पिटाई होगी, पर इस बार अर्जुन के इरादे कुछ और थे। जैसे ही रक्षित अर्जुन के सामने पहुंचा, अर्जुन का हाथ बिजली की तरह चला और उसने रक्षित की छाती के कुछ खास बिंदुओं पर प्रहार किया। अगले ही पल रक्षित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अध्याय 294, तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। धप, रक्षित अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे की नसें फूल गईं और उसका चेहरा दर्द के मारे बुरी तरह विकृत हो गया। बचाओ। रक्षित ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द बुदबुदाए, उसके बाद उसके गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। वह दर्द इतना भयानक था कि उसे लगा वह अगले ही पल मर जाएगा। अर्जुन ने शांति से उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, रक्षित ने हाँफते हुए कहा। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। दर्द का एहसास होना अच्छी बात है। जब तक तुम चाओ 6 एक्सट्रीम्स के छठे फॉर्म को पूरी तरह नहीं समझ लेते, तुम्हें हर रोज 1 घंटे तक ये दर्द सहना होगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर है। इसके बिना तुम मार्शल आर्ट्स में कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। इस दर्द को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने का मौका समझो। इतना कहकर अर्जुन अंदर दवाइयां तैयार करने चला गया और रक्षित को कोने में तड़पने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन इंसानी शरीर की बनावट का उस्ताद था। उसे पता था कि बिना चोट पहुंचाए किसी को अधिकतम दर्द कैसे देना है। रक्षित स्वभाव से आलसी था और अर्जुन जानता था कि आने वाले खतरों से निपटने के लिए उसे रक्षित को एक फौलाद बनाना ही होगा। वह अब केवल अपने पुराने साथियों के भरोसे नहीं बैठ सकता था।
1 घंटे बाद जब यति ने आकर रक्षित का पसीना पोंछा, तब उसे एहसास हुआ कि वह अब भी जिंदा है। वह पूरी तरह पानी में भीगा हुआ था। जब वह खड़ा हुआ और उसने आराम कुर्सी पर लेटे अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों में श्रद्धा के साथ साथ एक गहरा खौफ भी था। उसे आज पता चला कि अब तक अर्जुन उस पर दया कर रहा था। कल फिर इसी दर्द से गुजरना होगा, ये सोचकर ही रक्षित कांप उठा। एक पल के लिए उसके मन में हार मानने का ख्याल आया, पर उसने सोचा कि ऐसा करने पर वंश परिवार उसे नीची नज़र से देखेगा और यति को उससे निराशा होगी। उसने यति के हाथ से पानी का गिलास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। क्या बहुत दर्द हो रहा है? यति ने चिंता से पूछा। रक्षित ने एक फीकी मुस्कान दी, नहीं, अब ठीक हूँ। अगले ही पल रक्षित वापस अपने कोने में चला गया और पूरी एकाग्रता से अभ्यास करने लगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि जो छठा फॉर्म उसे पहले समझ नहीं आ रहा था, वह अब काफ़ी साफ दिखने लगा है। अर्जुन ने चुपके से प्रहार के दौरान रक्षित के भीतर एक मार्शल इच्छा शक्ति छोड़ दी थी। रक्षित को जब यह एहसास हुआ तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसके चाचा उसे केवल प्रताड़ित नहीं कर रहे, बल्कि उसे तराश रहे हैं। शाम को जब क्लिनिक बंद करने का समय आया तो जी चूफेई ने देखा कि अर्जुन जाने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? चूफेई ने पूछा। यति ने सहजता से उत्तर दिया, वह रोज इसी समय अंजलि दीदी और गुड्डू को लेने जाते हैं। चूफेई के मन में अंजलि के लिए जलन की एक लहर उठी। अर्जुन वाकई एक परफेक्ट पति की मिसाल था। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन ने अंजलि से शिकायत की, तुमने जी चूफेई को क्लिनिक में रखने के लिए हाँ क्यों की? अंजलि ने शरारत से पूछा, क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि वह वहाँ रहे? यति ने तो कहा था कि तुम मेरी राय जानना चाहते हो। उस लड़की ने अपनी मर्जी से फ़ोन किया था, उसने मुझसे पूछा तक नहीं, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी, अच्छा तो ये बात है। वैसे पतिदेव, जी चूफेई काफ़ी सुंदर है, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर रहे कि तुम्हारा मन डोल जाएगा? अर्जुन ने लाचारी से अंजलि को देखा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, अंजलि ने अर्जुन की नाक खींचते हुए कहा। वैसे मैं तुम्हें कितना जानती हूँ? अर्जुन अचानक अपना चेहरा अंजलि के चेहरे के बहुत करीब ले आया और धीमी आवाज में पूछा, बताओ मैं कैसा हूँ? अंजलि ने कोमलता से अर्जुन के चेहरे को छुआ और फुसफुसाई, एक चिपचिपे अंकल जिन्हें कोई नहीं चाहता। ओह, लगता है तुम्हें मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल उनकी नज़रें एक दूसरे में उलझ गईं। अंजलि ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन अगर अब भी इशारा न समझता तो वह वाकई दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता। अध्याय 295, तुम और वह बहुत समान हो। अंजलि के साथ एक गहरे चुंबन के बाद अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों साथ में गुड्डू को स्कूल से लेने निकल गए। क्या तुम्हें वाकई चिंता नहीं होती? अर्जुन ने सामने देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। अंजलि आराम से सीट पर झुक गई और शरारती आवाज में बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी बहुत ज्यादा डिमांड हो। पर चिंता करने का क्या फ़ायदा? भविष्य में तुम और भी कई शानदार और खूबसूरत महिलाओं से मिलोगे। मैं एक को रोक सकती हूँ पर सबको नहीं। वैसे भी जी चूफेई एक सेलिब्रिटी है, उसके पास समाज सेवा के मौके ज़्यादा होंगे, तो नर्सिंग सीखना उसके लिए अच्छा है। अंजलि ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और गंभीरता से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि तुम खुद पर नियंत्रण रख सकते हो, और अगर कभी ऐसा दिन आया जब तुम्हारा मन बदल गया तो शायद हमारी किस्मत का सफ़र वहीं तक था। अर्जुन अंजलि की इस समझदारी और अटूट विश्वास को देखकर भावुक हो गया। उसने उसके हाथ को और मजबूती से थाम लिया। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक साथ 2 निजी विमान उतरे। विशेष निकास द्वार पर 2 बुजुर्ग मिले। एक थे रघुवीर और दूसरे जनरल कपूर। जनरल कपूर, आप भी वाराणसी आए हैं? रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा। जनरल कपूर ने मुस्कुराते हुए रघुवीर को देखा, तुम्हारी सेहत काफ़ी अच्छी लग रही है, ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। आपकी तुलना में मैं तो बस एक लड़ाका हूँ। देश सिर्फ लड़ाइयों से नहीं चलता, आप जैसे विचारकों की भी ज़रूरत है, रघुवीर ने सम्मान से कहा। दोनों पुरानी यादों में खो गए और फिर होटल के लिए निकल गए। वहां कपूर खानदान के वंशज आर्यन ने जब जनरल कपूर को देखा तो वह सन्न रह गया। उसने कांपते हाथों से सैन्य सलामी दी। जनरल कपूर उन गिने चुने जीवित किंवदंतियों में से थे जिन्होंने देश की नींव रखी थी। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, आर्यन, जनरल साहब और अर्जुन की मुलाकात का इंतजाम करो। पर जनरल कपूर ने हाथ हिलाया, नहीं, मैं खुद उसके क्लिनिक जाना चाहता हूँ। अर्जुन हमेशा की तरह क्लिनिक में मरीज देख रहा था जब अचानक बाहर शोर हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, दरवाजे पर रघुवीर, जनरल कपूर और आर्यन खड़े थे। अर्जुन को याद आया कि वह जनरल कपूर से पहले भी फर्स्ट हॉस्पिटल में मिल चुका है। उसने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस रक्षित को चाय बनाने का इशारा किया और अपना काम जारी रखा। मरीज जनरल कपूर को देखकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे, पर किसी ने शोर नहीं मचाया।
जनरल कपूर अक्सर आम जनता के बीच जाते थे, इसलिए लोगों के मन में उनके प्रति अपनत्व था, न कि किसी बड़े अधिकारी जैसा डर। जब सारे मरीज देख लिए गए तब अर्जुन उनके पास आया और सपाट आवाज में पूछा, क्या आप सब यहाँ दिव्य चूर्ण के मामले में आए हैं? रघुवीर हड़बड़ा कर बोले, अर्जुन भाई, ये दरअसल। अर्जुन ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैं इन्हें पहचानता हूँ, मैंने इनका इलाज किया था। जनरल कपूर मुस्कुराए, पिछली बार मैं तुम्हें ठीक से शुक्रिया नहीं कह पाया था। इस बार खास तौर पर मिलने आया हूँ, उम्मीद है मैंने तुम्हारे काम में बाधा नहीं डाली। कोई बात नहीं जनरल साहब, आप निश्चिंत रहिए, दिव्य चूर्ण का फॉर्मूला सिर्फ मुझे पता है, कोई भी विदेशी ताकत इसे हमसे नहीं छीन सकती। अर्जुन ने सीधे मुख्य मुद्दे पर बात की। जनरल कपूर ने जी चुफेई की ओर देखा, जो वहां खड़ी थी। यह जरूर जी चुफेई हैं, हमारी 4 सुंदरियों में से एक। चुफेई हैरान रह गई कि जनरल कपूर उसे जानते हैं। जनरल ने समाज सेवा के लिए उसकी सराहना की। चुफेई समझ गई कि जनरल कपूर अर्जुन से कुछ गोपनीय बात करना चाहते हैं। उसने चतुराई से यति, रक्षित और अमू को साथ लिया और बाहर से क्लिनिक बंद है का बोर्ड टांग दिया। अंदर अब सिर्फ अर्जुन, जनरल कपूर और रघुवीर थे। क्या वह तुम्हारी खास दोस्त है? जनरल ने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन ने लाचारी से कहा, जनरल साहब, आपके जैसे कद के व्यक्ति को ऐसी मजाक शोभा नहीं देती। जनरल कपूर ठहाका मारकर हंसे। अर्जुन ने उनकी आवाज को परखा और कहा, आपकी सेहत अब काफी सुधर गई है। मैं आपको 10 साल की और जिंदगी का आश्वासन देता हूँ। रघुवीर यह सुनकर घबरा गए और अर्जुन को आंखों से इशारा किया कि जनरल की उम्र के बारे में ऐसे बात करना ठीक नहीं है। पर जनरल कपूर के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा और बोले, तुम्हारी आंखें, तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। अध्याय 296, भारत के हर नागरिक के दिल में देशभक्ति है। अर्जुन ने जनरल कपूर को शांत भाव से देखा। वह समझ गया था कि जनरल किसकी बात कर रहे हैं। कोई अपनी कितनी भी आदतें छिपा ले, वे अनजाने में सामने आ ही जाती हैं। अफसोस कि तुम वह नहीं हो, जनरल कपूर ने धीरे से कहा। जनरल साहब, क्या इस यात्रा का कोई और विशेष उद्देश्य है? अर्जुन ने पूछा। जनरल कपूर ने अपने अंगरक्षक की ओर देखा। अंगरक्षक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जनरल साहब, आप आज पहले ही 2 पी चुके हैं। जनरल कपूर ने अपने होंठ सिकुड़े और एक ठंडी सांस ली। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े। मैंने सुना है कि तुम्हारा सन नेवरसेट्स साम्राज्य के उस राजकुमार डिरेक के साथ अच्छे संबंध हैं। जनरल साहब, कृपया साफ शब्दों में कहें, अर्जुन ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। उसे पहेलियों में बात करना पसंद नहीं था और यही कारण था कि वह राजनीतिज्ञों से दूर रहता था। अगर ब्रिटेन का वह साम्राज्य तुमसे दिव्य चूर्ण का फॉर्मूला मांगे तो तुम क्या करोगे? जनरल कपूर ने गंभीरता से पूछा। अर्जुन मेज के सामने बैठ गया, चाय का एक घूंट भरा और दृढ़ता से बोला, मैं कभी नहीं दूंगा। पर जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारी कंपनी के उत्पाद वहां पहुंच चुके हैं। अगर वह इसका इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए करे तो? जनरल ने फिर पूछा। मैं अपने उत्पाद वापस मंगा लूंगा, दुनिया में चाहने वालों की कमी नहीं है, अर्जुन ने बेरुखी से कहा। फिर जनरल की आंखों में झांकते हुए बोला, जनरल साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए साफ कहूंगा, इस दवा को लेकर मेरी एक लक्ष्मण रेखा है। राष्ट्रों के बीच के संबंधों में मैं जानता हूं कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा मेरे लिए तुच्छ है। अगर यह भारत के हित में हो तो मैं इसे बिना संकोच सौंप दूंगा, पर अगर यह कुछ लोगों की निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है तो मुझे खेद है। और उन दिल्ली के रईसजादों को भी बता दीजिएगा कि इस बार मैं इसलिए शांत नहीं रहा कि मैं उनसे डरता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि आखिर हम सब एक ही मिट्टी के लाल हैं। जनरल कपूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत अच्छे, तुम राष्ट्रीय गरिमा के सार को समझते हो। भारत के हर नागरिक में देशभक्ति है। सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही देश की चिंता नहीं करते। कभी भी मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के मुकाबले आपके अधिकारी शायद उतने खरे न उतरे, अर्जुन ने कटाक्ष किया। अर्जुन ने जनरल के लिए एक पर्चा लिखा और कहा, हर 6 महीने में किसी को दवा लेने भेज देना। 10 साल तक मैं गारंटी देता हूं, उसके बाद आपकी किस्मत। तभी उसने रुककर पूछा, क्या आप धूम्रपान छोड़ सकते हैं? आपके फेफड़े कमजोर हैं। यही तो एक सुख बचा है, अब तो अंगरक्षक दिन में 3 से ज्यादा पीने नहीं देता, जनरल ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन को हंसी आ गई। देश का इतना बड़ा नायक और सिगरेट के लिए तरस रहा है। अर्जुन ने अंगरक्षक से सिगरेट का पैकेट मांगा और अंदर चला गया। 15 मिनट बाद वह वापस आया और एक सिगरेट जलाकर जनरल को दी, इसे आजमाए। अंगरक्षक ने रोकना चाहा, पर जनरल ने हाथ हिला दिया। सिगरेट पीते ही जनरल की आंखें बंद हो गई। डॉक्टर अर्जुन, इस सिगरेट में जड़ी बूटियों का स्वाद क्यों आ रहा है? जी, मैंने इसमें निकोटीन को बेअसर करने वाली और शरीर को ताकत देने वाली औषधियां मिला दी हैं, अर्जुन ने सहजता से कहा। अंगरक्षक ने खुद एक सिगरेट पीकर देखी, धुआं अब उतना कड़वा नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये सच में निकोटीन कम करती है?
पूरी तरह खत्म नहीं करती, पर अब इसमें पहले के मुकाबले सिर्फ 5वां हिस्सा निकोटीन बचा है, अर्जुन ने समझाया। जनरल कपूर किसी बच्चे की तरह खुश हो गए जिन्हें उनका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। जाने से पहले जनरल कपूर ने अपने अंगरक्षक से कई सिगरेट फिल्टर खरीदवाए और अर्जुन से उन्हें संशोधित करने का वादा लिया। रघुवीर भी खुश थे क्योंकि अर्जुन ने सेना को दिव्य चूर्ण की प्राथमिकता देने का वादा किया था। अर्जुन ने आर्यन से उसके बेटे के बारे में पूछा। आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वह अब व्यापार सीख रहा है। आपके समझाने के बाद वह सुधर गया है। कपूर खानदान आपका हमेशा ऋणी रहेगा। जब सब चले गए तो जी चूफेई और बाकी सब अंदर आए। चूफेई ने यति से फुसफुसाकर कहा, यति, डॉक्टर अर्जुन आखिर हैं कौन? दिल्ली के जनरल कपूर भी उन्हें जानते हैं। बचपन में गधे ने लात मारी होगी जिससे इनका दिमाग खुल गया। यति ने मजाक किया। तभी अपनी कुर्सी पर लेटे अर्जुन की आवाज़ आई, तुम पीठ पीछे मेरी कहानियां बना रही हो, मुझे लगता है गधे ने लात तुम्हें मारी है। पिछली बार जो पर्चा दिया था कुछ समझ आया या दिमाग अब भी मंद है? अध्याय 298, मौत का नृत्य और अर्जुन का आगमन। नदी शहर के अस्पताल में सन्नाटा पसरा था, जिसे मरीजों की सिसकियों और एम्बुलेंस के सायरन ही तोड़ रहे थे। फैंग कैमिंग ने कांपते हाथों से अपना फोन नीचे रखा। ये संक्रमण केवल संक्रामक नहीं था बल्कि घातक था। संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े कुछ ही घंटों में काला पड़कर गल रहे थे। क्या हमें अर्जुन को बुलाना चाहिए? उनके एक सहायक ने दबी आवाज में पूछा। वह एक डॉक्टर है, कोई जादूगर नहीं, फैंग कैमिंग ने झुंझलाकर कहा, हालांकि उनके मन में भी अर्जुन का नाम कौंधा था। पर इतने बड़े पैमाने पर फैले वायरस का इलाज कोई एक इंसान कैसे कर सकता था? उधर वाराणसी में अर्जुन के क्लिनिक में भी माहौल तनावपूर्ण था। अर्जुन अब अपनी खिड़की के पास नहीं खड़ा था बल्कि क्लिनिक के बीचों बीच बैठा था। उसके सामने मेज पर एक कांच की शीशी थी जिसमें उस तूफानी बारिश के दौरान नदी से ली गई पानी की कुछ बूंदें थीं। अंजलि अंदर आए और अर्जुन को गहरे सोच में डूबा देखकर पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अंजलि, नदी शहर में कुछ ऐसा हुआ है जो कुदरती नहीं है। लोग मर रहे हैं और वह मौत सामान्य नहीं है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या तुम वहां जाने की सोच रहे हो? अंजलि ने उसका हाथ थाम लिया। उसे पता था कि अर्जुन का दिल कितना दयालु है और ऐसे संकट में वह खुद को रोक नहीं पाएगा। वहां हजारों लोग खतरे में हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं जाऊं, अर्जुन ने शांति से कहा। तभी क्लिनिक का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर महापौर खड़े थे, उनका चेहरा फिका पड़ा था। डॉक्टर अर्जुन, नदी शहर से फोन आया है। स्थिति बेकाबू है। फैंग कैमिंग की टीम ने हार मान ली है। पूरा शहर डेथ जोन में बदल रहा है। अर्जुन खड़ा हो गया, मुझे पता था, पर यह वायरस हवा में है। आप वहां जाएंगे तो खुद के लिए खतरा मोल लेंगे। महापौर ने चिंता जताई। अर्जुन ने उस कांच की शीशी की ओर इशारा किया। यह कोई वायरस नहीं है, यह एक पुरानी जहरीली ऊर्जा है जो नदी के उस तटबंध के टूटने के साथ बाहर आई है। उसे किसी ने जानबूझकर वहां दबाया था और अब वह जाग गई है। आधुनिक दवाएं उस पर असर नहीं करेंगी। महापौर सन्न रह गए। तो आप क्या करेंगे? मुझे जाने की तैयारी करने दो, अर्जुन ने रक्षित की ओर देखा। रक्षित, तुम अंजलि और गुड्डू के साथ यहीं रहोगे। अमू, तुम मेरे साथ चलोगे। 2 घंटे बाद नदी शहर की सीमा पर अर्जुन की गाड़ी खड़ी थी। पूरा शहर धुंध की एक काली परत से ढका था। सेना ने चारों तरफ घेरा डाल रखा था। जैसे ही वे अस्पताल के करीब पहुंचे, चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। फैंग कैमिंग ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। डॉक्टर अर्जुन, आप सच में आ गए। अर्जुन ने बिना समय गंवाए मरीजों की वार्ड की ओर कदम बढ़ाए। वहां का दृश्य नरक से कम नहीं था। मरीज बिस्तर पर तड़प रहे थे, उनके मुंह से काला झाग निकल रहा था। अर्जुन ने एक मरीज की नाड़ी पकड़ी, फिर अपनी सुई निकालकर उसके शरीर के प्रमुख मर्म बिंदुओं पर प्रहार किया। सुई के चारों ओर एक हल्की सुनहरी ऊर्जा दिखाई दी। देखते ही देखते मरीज की सांसें स्थिर होने लगीं और उसके चेहरे की नीलिमा कम होने लगी। फैंग कैमिंग ये देखकर दंग रह गए। ये नामुमकिन है। आपने ये कैसे किया? यह बीमारी नहीं, एक श्राप है, अर्जुन ने पसीने पोंछते हुए कहा। उसने फैंग कैमिंग को एक कागज पकड़ाया। ये दवाइयां तुरंत तैयार करवाओ। अगर हमने अगले 12 घंटों के भीतर नदी के उस टूटने वाले स्थान तक नहीं पहुंचा तो ये संक्रमण पूरे देश में फैल जाएगा। तभी अस्पताल के लॉबी से एक डरावनी आवाज आई। किसी मरीज ने अपनी चेन तोड़ दी थी और वह किसी जंगली जानवर की तरह डॉक्टरों पर हमला कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और वह इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश लग रहा था। अमू ने फुर्ती दिखाई और एक झटके में उस हमलावर को काबू कर लिया, पर वह मरीज इतना ताकतवर हो गया था कि उसने अमू के हाथ में दांत गड़ा दिए। अर्जुन ने तुरंत एक सुई उसकी गर्दन में मारी जिससे वह शांत हो गया, पर अमू के हाथ से खून निकल रहा था। अर्जुन, ये संक्रमित है, फैंग कैमिंग चिल्लाए। अर्जुन की आंखें अब लाल हो चुकी थीं।
वह समझ गया था कि अमरता भवन का वह पुराना दुश्मन, जिसके बारे में उसने कभी सोचा था, वापस आ चुका है। यह महामारी नहीं, बल्कि उसका सैनिक निर्माण प्रोजेक्ट था। अध्याय 298, जियांगचेंग को बचाने की गुहार। डायरेक्टर, मेरा सुझाव है कि जियांगचेंग शहर के महामारी स्तर को टॉप ग्रेड तक बढ़ाया जाए और विशेष चैनलों का उपयोग किया जाए। अभी यहाँ जो मंजर है वह सहने के लिए बहुत भयानक है। फैंग कैमिंग ने देखा कि कई डॉक्टर एक मरीज को उठा रहे थे जो पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर खून की उल्टियां कर रहा था। खून की मात्रा को देखते हुए ये साफ था कि उसके फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। जिंदा रहना। डायरेक्टर ने फ़ोन पटक दिया। उन्होंने अपना कोट पहनने तक की जहमत नहीं उठाई और ऑफिस से बाहर भागते हुए चिल्लाए, गाड़ी तैयार करो। जैसे ही वाराणसी को जियांगचेंग शहर से मदद की पुकार मिली, उन्होंने तुरंत आवश्यक उपकरण और दवाएं पहुंचाने के लिए विमानों की व्यवस्था की। वाराणसी के प्रमुख लॉर्ड लियू बिना किसी देरी के खुद जियांगचेंग के लिए रवाना हो गए। वाराणसी के सभी प्रमुख अस्पतालों ने डॉक्टरों की टीमें रवाना की। सेना और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने हेलीकॉप्टरों के जरिए एक इमरजेंसी रेस्क्यू चैनल खोल दिया। उड़ते हुए विमानों को देख वाराणसी के नागरिकों का दिल दहल उठा। हर कोई जियांगचेंग की सलामती की दुआ कर रहा था। मीडिया में खबरें छाई हुई थीं। जियांगचेंग में भारी बारिश ने तबाही मचाई, लोग फंसे। बाढ़ के बाद जियांगचेंग में बड़े पैमाने पर महामारी फैली। संक्रमित व्यक्ति 3 घंटे में खून की उल्टियां करने लगता है। शाम होते होते खबर आई कि संक्रमण के कारण जियांगचेंग शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अर्जुन और अंजलि सन्न होकर टीवी पर ये खबरें देख रहे थे। अंजलि ने अर्जुन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। अर्जुन की भौहें तनी हुई थीं। आमतौर पर बाढ़ के बाद महामारी फैलने में कुछ दिन लगते हैं, जब इंसानों और जानवरों के शव सड़ने लगते हैं। लेकिन जियांगचेंग में बाढ़ का पानी उतरते ही महामारी का फूटना बहुत ही अजीब था। अगली सुबह अंजलि ने अपनी कंपनी अंजलि की ओर से राहत सामग्री की ट्रेनें रवाना की। उसने तुरंत आदेश दिया, हजारों की संख्या में महामारी वाले मास्क मंगवाओ, सामान्य मास्क काम नहीं आएंगे। उधर क्लिनिक में अर्जुन सुबह से ही उन जड़ी बूटियों की लिस्ट तैयार कर रहा था जो उसे साथ ले जानी थी। वह जियांगचेंग जा रहा था। तभी टीवी पर एक विशेष समाचार बुलेटिन आया। संक्रमण पर नियंत्रण न होने के कारण जियांगचेंग के 3/4 निवासी संक्रमित हो चुके हैं। हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। प्रशासन ने शहर को कंप्लीट लॉकडाउन में डाल दिया है। अब रसद केवल हवाई मार्ग से भेजी जा सकेगी। सब हैरान थे। कंप्लीट क्लोजर का मतलब था कि मौत का तांडव चरम पर है। अर्जुन ने शांत भाव से अपना सामान पैक किया और रक्षित के साथ गाड़ी में लादना शुरू किया। चाचा, रक्षित ने सावधानी से कहा। अर्जुन ने उसे देखा और बोला, अगर साथ चलने की बात है तो उसे भूल जाओ। मुझे मरने का डर नहीं है, रक्षित ने दृढ़ता से कहा। पर मुझे है। अर्जुन ने रक्षित के कंधे थपथपाए। तुम वंश परिवार के उत्तराधिकारी हो और सच तो यह है कि वहां तुम मेरे काम नहीं आओगे। पर मैं ठीक रहूंगा। मत भूलो, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी चिकित्सा कला है। पर यह प्लेग है, इसीलिए तो मेरा जाना जरूरी है। डॉक्टर कभी मौत से नहीं डरता, वे भी इंसान हैं और मैं उनसे श्रेष्ठ नहीं हूं। तभी अर्जुन का फोन बजा। सुनील का कॉल था। सुनील की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी और वह बुरी तरह खांस रहा था। क्या तुम संक्रमित हो? अर्जुन ने पूछा। ये प्लेग अलग है अर्जुन। इसका फैलने का तरीका बहुत अजीब है। अर्जुन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए नहीं, बल्कि यह कहने के लिए फ़ोन कर रहा हूं कि यहाँ मत आना। सुनील को फिर खांसी का दौरा पड़ा। तुम्हें पता है मैं ज़रूर आऊँगा, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम हमारे आयुर्वेद की आखिरी उम्मीद हो। यहाँ स्थिति हाथ से बाहर है, तुम्हारा आना सिर्फ एक व्यर्थ बलिदान होगा। सुनील की आवाज़ कट गई। मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचूंगा, अर्जुन ने फ़ोन काट दिया। रेडियो पर एक लाइव रिपोर्ट गूंजी। जियांगचेंग में बिजली गुल हो गई है। मरीज एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। सफ़ेद कोट वाले फरिश्ते डटे हुए हैं। अभी अभी खबर मिली है कि डॉक्टर सुनील पिंगहुई भी संक्रमित हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। हम शहर नहीं छोड़ेंगे, हम ये वायरस बाहर नहीं ले जाएंगे। कृपया निश्चिंत रहें। मैं रिपोर्टर आर्यन जियांगचेंग से। अर्जुन ने काली स्क्रीन को देखा। उसे एहसास हुआ कि सरकार ने सैटेलाइट इमेजरी और लाइव वीडियो बंद कर दिया है, क्योंकि जियांगचेंग का दृश्य इतना भयानक होगा कि लोग सह नहीं पाएंगे। तभी फिर से फ़ोन बजा। एक अज्ञात नंबर था। नमस्ते, क्या मैं डॉक्टर अर्जुन से बात कर रहा हूँ? फ़ोन पर एक परिचित आवाज़ आई। मैं आर्यन बोल रहा हूँ। अर्जुन चुप रहा। आर्यन वही रिपोर्टर था जिसने पहले अर्जुन के खिलाफ लेख लिखे थे। डॉक्टर अर्जुन, मैं वही रिपोर्टर हूँ जिसने आपके बारे में गलत खबरें छापी थीं। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ होंगे, पर मैं आपसे एक भीख मांगने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। क्या आपने जियांगचेंग की हालत सुनी? यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आपकी चिकित्सा कला बेमिसाल है।
मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, कृपया जियांग चेंग को बचा लीजिए। अध्याय 299, मौत की सरहद और अर्जुन की चुनौती। आर्यन की रुआंसी आवाज़ फ़ोन पर गूंजती रही, डॉक्टर अर्जुन, मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए माफ़ी के काबिल नहीं हूं, पर इस शहर के हज़ारों लोग बेगुनाह हैं। यहाँ के डॉक्टर गिर रहे हैं, संसाधन खत्म हो रहे हैं। अगर आप नहीं आए तो यहाँ सिर्फ लाशों का ढेर बचेगा। अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली और शांत स्वर में कहा, आर्यन, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। मैं आ रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद अर्जुन ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता के आंसू थे, पर उसने अर्जुन को रोका नहीं। वह जानती थी कि अर्जुन को रोकना मानवता के साथ अन्याय होगा। अंजलि ने बस इतना कहा, संभल कर जाना, हम यहाँ इंतजार करेंगे। 2 घंटे बाद अर्जुन और अमू अपनी कार में जियांग चेंग की सीमा पर थे। जैसे जैसे वे शहर के करीब बढ़ रहे थे, आसमान का रंग गहरा मटमैला और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। सीमा पर सेना की चौकसी थी। यहाँ से आगे जाना मौत को दावत देना है, श्रीमान। एक सैनिक ने अर्जुन की गाड़ी रोकी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा जाना जरूरी है। अर्जुन ने अपना पहचान पत्र दिखाया। सैनिक ने सम्मान से उन्हें रास्ता दिया, पर उसकी आंखों में एक डर साफ दिख रहा था। शहर में प्रवेश करते ही मंजर बदल गया। सड़कें वीरान थीं और हवा में सड़न और दवाओं की मिश्रित गंध तैर रही थी। जब वे मुख्य अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। गलियारों में मरीजों की भीड़ थी और डॉक्टर पीपीई किट पहनकर पागलों की तरह भाग रहे थे। अर्जुन सीधे उस वार्ड में गया जहां सुनील पिंग हुई भर्ती थे। सुनील का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। सुनील साहब, अर्जुन ने उनकी नाड़ी थामी। सुनील ने धुंधली आंखों से अर्जुन को देखा और कमजोर आवाज में मुस्कुराए, बदमाश, आ ही गया तू, मैंने मना किया था, चुप रहिए और ऊर्जा बचाइए। अर्जुन ने तुरंत अपनी सुइयों का बैग खोला। उसने सुनील के छाती और गर्दन के पास कुछ खास बिंदुओं पर सुइयां चुभाईं। एक पल के लिए सुनील का शरीर झटका खाया और फिर उनकी सांसें कुछ स्थिर होने लगीं। तभी फैन कैमिंग भागते हुए आए, डॉक्टर अर्जुन, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं, पर स्थिति बहुत जटिल है। ये वायरस नहीं है, ये कुछ और ही है। हमने हजारों एंटीबायोटिक्स आजमाई, पर कुछ काम नहीं कर रहा। अर्जुन ने खिड़की से बाहर उस काले धुंध की ओर देखा जो नदी की ओर से बढ़ रहा था। कैमिंग, यह कोई जैविक वायरस नहीं है, ये एक प्राचीन विष है। ये हवा में घुला हुआ है और सीधे आत्मा और प्राण शक्ति पर हमला करता है। फैन कैमिंग सन रह गए, क्या प्राचीन विष? यह विज्ञान की समझ से बाहर है। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से प्राचीन चिकित्सा शुरू होती है। अमू, मेरे साथ आओ, हमें उस तटबंध के पास जाना होगा जहां से यह शुरू हुआ है। असली समाधान वहीं मिलेगा। जैसे ही अर्जुन और अमू अस्पताल से बाहर निकले, सायरन की आवाज़ तेज हो गई। अस्पताल की पार्किंग में खड़े कुछ संक्रमित मरीज अचानक हिंसक हो गए। उनके मुंह से काला झाग निकल रहा था और उनकी शारीरिक ताकत सामान्य से 10 गुना बढ़ चुकी थी। अमू, संभल कर, ये अब इंसान नहीं रहे, अर्जुन ने चेतावनी दी। एक संक्रमित मरीज अमू की ओर लपका। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक आम मार्शल आर्टिस्ट भी उसे नहीं पकड़ पाता। पर अमू ने बिजली की फुर्ती से उसे हवा में ही दबोच लिया। लेकिन तभी उस मरीज ने अमू के कंधे पर दांत गड़ा दिए। अमू, अर्जुन चिल्लाया। अमू ने उस मरीज को दूर फेंका और अपने घाव को देखा। उसका खून सामान्य लाल नहीं बल्कि धीरे धीरे काला पड़ रहा था। अर्जुन, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, अमू ने दांत पीसते हुए कहा। बकवास मत करो। अर्जुन ने तुरंत अमू के हाथ का एक प्रेशर पॉइंट दबाया ताकि जहर शरीर में न फैले। तुम मेरे साथ हो, मौत तुम्हें इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। तभी धुंध के पीछे से एक ठंडी, डरावनी हंसी गूंजी। अर्जुन, बहुत समय बाद मिले, अमरता भवन का स्वागत नहीं करोगे? धुंध छंटी और एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आया जिसके हाथ में एक अजीब सा शंख था। ये वही व्यक्ति था जिसने नदी के तटबंध को तोड़ा था। अध्याय 299, किसी भी देशवासी को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर अर्जुन, मैं जानता हूं कि यह अनुरोध थोड़ा अनुचित है क्योंकि इसमें आपकी अपनी जान का जोखिम है, पर यहाँ की दुखद स्थिति को देखकर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जियांग चेंग को बचा लीजिए। महामारी रोकथाम ब्यूरो कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन आपने दिव्य चूर्ण जैसी चमत्कारिक दवा बनाई है। आप निश्चित रूप से इस प्लेग का भी कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे। अर्जुन का फोन पकड़ा हुआ हाथ थोड़ा कांप उठा। उसने पूछा, प्लेग के अलावा जियांग चेंग में बाकी सब कैसा है? सब ठीक है, भोजन या रसद की कोई कमी नहीं है और हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, लेकिन इलाज के बिना वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार हर 2 घंटे में सामान भेज रही है, हम बस किसी तरह टिके हुए हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं आने की तैयारी कर रहा हूं। वहां के लोगों से कहो कि बस हिम्मत न हारें, आप सच में आ रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर अर्जुन। आर्यन इतना उत्साहित था कि उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे।
आर्यन उन लोगों में से था जिसने खुद सुरक्षित निकलने का मौका छोड़ दिया था ताकि वह दुनिया को जियांग चेंग की असली तस्वीर दिखा सके। अर्जुन ने आर्यन से कहा, आर्यन मेरी बात सुनो, तुम्हें वहां के लोगों को सकारात्मक रखना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इसका इलाज ढूंढ निकालूंगा। फोन काटने के बाद अर्जुन ने तुरंत महापौर को फोन किया, मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करो। दिल्ली के एक सुरक्षित आवास में महापौर ने अपने पिता को सूचित किया कि अर्जुन निकल चुका है। पिताजी, महापौर की आवाज में एक भारीपन था। अर्जुन के वहां पहुंचते ही मैं भी आइसोलेशन जोन में दाखिल हो जाऊंगा। भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मुझे देखकर वहां के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। पुराने मिंग साहब काफी देर तक शांत रहे, फिर गर्व से बोले, बेटा आज तुमने सच्चे जनसेवक का अर्थ समझा है। मुझे तुम पर गर्व है। अगर दूसरे मौत का सामना कर सकते हैं तो मिंग परिवार भी पीछे नहीं हटेगा। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। उधर देश के सर्वोच्च गलियारों में एक और चर्चा चल रही थी। जनरल कपूर और दिव्य सम्राट एक साथ बैठे थे। पवित्र औषधि संप्रदाय के लोग निकल चुके हैं। वे लगभग उसी समय पहुंचेंगे जब अर्जुन वहां पहुंचेगा, जनरल कपूर ने कहा। दिव्य सम्राट ने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बोले, यद्यपि संप्रदाय में आंतरिक मतभेद हैं, पर राष्ट्रीय गरिमा के मामले में वे आज भी कोई कसर नहीं छोड़ते। सम्राट, इस बारिश के बारे में आपका क्या विचार है? जनरल कपूर ने पूछा। दिव्य नाग सभा की विचित्र जनशाखा की रिपोर्ट है कि उन्होंने जियांगचेंग की नदी में एक विशाल सर्प देखा था। क्या पता वह जियाओ में बदल गया हो? सम्राट ने रहस्यमयी लहजे में कहा। हमारे लोग वहां पहुंच चुके हैं, जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। जनरल कपूर ने माथा सिकोड़ा, यह महामारी बहुत रहस्यमयी है। सम्राट, उस युवक के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने उसके बारे में सुना है। उसका स्वभाव उस पुराने संप्रदाय प्रमुख जैसा ही है, यहाँ तक कि नाम भी वही है, अर्जुन। सम्राट मुस्कुराए। क्या तुम्हें पता है कि रघुवीर को सूर्य देश से किसने बचाया था? वह कोई ड्रैगन ग्रुप नहीं, बल्कि यही अर्जुन था। उसने अकेले वहां के शक्तिशाली संगठनों को धूल चटाए और उस विवादित मंदिर को जला दिया जिसे जलाना हम सबका सपना था। जनरल कपूर दंग रह गए। सम्राट ने आगे कहा, हमने ये खबर इसलिए दबाई ताकि उसे खतरा न हो। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। वह भविष्य में पवित्र औषधि संप्रदाय का दूसरा प्रमुख बन सकता है। जब अर्जुन जियांगचेंग की सरहद पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे शहर को घेरेबंदी से सील कर दिया गया है। हर 10 कदम पर एक पहरेदार और हर 100 कदम पर एक संतरी चौकी थी। जैसे ही अर्जुन ने शहर के भीतर की ओर देखा, वह चौंक गया। शहर के ऊपर केवल काली धुंध नहीं थी, बल्कि उसे हवा में एक प्राचीन और हिंसक ऊर्जा महसूस हुई जो किसी सामान्य वायरस की नहीं हो सकती थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जियांगचेंग अब केवल एक महामारी का केंद्र नहीं था, वह एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन चुका था जहां विज्ञान और प्राचीन रहस्य टकराने वाले थे। अध्याय 300, मौत की दहलीज पर। जियांगचेंग के आसमान को घेरे हुए उस घनी काली धुंध और मृत्यु ऊर्जा को देखकर अर्जुन का मन अशांत हो उठा। उसने ऐसी ऊर्जा केवल घने जंगलों के बीच बने किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र के सामूहिक दफन स्थल पर देखी थी। वहां हजारों लाशों के कारण पैदा हुई नकारात्मकता को उसके मित्र मास्टर ले युआन ने विधि विधान से शांत किया था। लेकिन जियांगचेंग जैसे जीवंत शहर में इतनी सघन मृत्यु ऊर्जा क्यों थी? पृथकवास दीवार के गेट पर महापौर मिंग शीजी पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, मिंग शीजी तेजी से उसकी ओर बढ़े। वहां मौजूद मीडिया के कैमरों ने तुरंत अर्जुन को अपने फ्रेम में ले लिया। वे हैरान थे कि मध्य क्षेत्र का इतना बड़ा अधिकारी खुद किसी का स्वागत करने सरहद पर क्यों आया है। उधर अपनी कार में टीवी स्क्रीन देख रही अंजलि और रक्षित सन रह गए। नन्ही गुड्डू ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मम्मी देखो, वो तो पापा हैं। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन निकाला। टीवी स्क्रीन पर अंजलि ने देखा कि अर्जुन ने अपना फोन निकाला, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराया और कॉल उठाया। माफ करना, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना यहां आ गया, अर्जुन ने धीमे से कहा। क्या तुम्हारा जाना वाकई जरूरी है? अंजलि ने रुआंसी आवाज में पूछा। अर्जुन ने मुड़कर जियांगचेंग की उस धुंधली सीमा को देखा और शांति से कहा, मैं एक डॉक्टर हूं। भले ही मैं इलाज न ढूंढ पाऊं, पर अगर मैं नहीं गया तो यहां उम्मीद की कोई किरण भी नहीं बचेगी। अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। अंजलि ने बस इतना कहा। फोन रखते ही अर्जुन के मोबाइल पर एक मैसेज चमका। अंजलि ने लिखा था, जब तुम वापस आओगे तो मुझसे शादी कर लेना। अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसने अपना बैग उठाया जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां और चिकित्सा उपकरण थे। गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मिंग शीजी ने अचानक दृढ़ता से कहा। अर्जुन हैरान हुआ, आप? अंदर? हाँ, वहां के लोग मेरी जनता हैं। मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं बोझ नहीं बनूंगा, पर मैं चाहता हूं कि वे देखें कि उनके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। अर्जुन ने मन ही मन मिंग शीजी के प्रति अपना नजरिया बदल लिया। उसे लगा कि वह केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक सच्चा जनसेवक है।
आधे घंटे बाद मिंग शीजी और 2 सशस्त्र गार्ड्स के साथ अर्जुन की गाड़ी जियांगचेंग के भीतर दाखिल हुई। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सड़कों पर कीचड़ में सनी कारें पलटी पड़ी थीं। बाढ़ का पानी तो उतर गया था, पर वह तबाही के निशान छोड़ गया था। जैसे जैसे वे शहर के केंद्र की ओर बढ़े, बालकनियों में खड़े लोग उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगे। वे सब घर के अंदर कैद थे, पर प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे थे। यही ड्रैगन कंट्री की असली ताकत है, अर्जुन ने गर्व से कहा। जब वे सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां की अफरातफरी देखकर अर्जुन की भौहें तन गईं। तभी जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, एक पुलिस वर्दी वाली महिला अधिकारी ने उसका हाथ झटके से पकड़ लिया। मूर्ख हो क्या? महामारी वाले मास्क के बिना बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि संक्रमित होने का क्या अंजाम होगा? अर्जुन ने मुड़कर देखा। वह छोटे बालों वाली एक महिला अधिकारी थी। उसे याद आया, ये वही महिला थी जिसने जियांगचेंग में बंधक संकट के दौरान कमान संभाली थी और अर्जुन द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी तेजी और कर्तव्य के प्रति कड़वाहट थी, पर इस समय वह अर्जुन के लिए सुरक्षा कवच बनने की कोशिश कर रही थी।